हाय एवरीवन। अगर आप एसएससी एमटीएस 2024 की तैयारी कर रहे हो और आपकी इंग्लिश ग्रामर वीक है, आप इंग्लिश ग्रामर में अगर उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो और जब पेपर में इतना कम टाइम बचा है, ये वीडियो आपके लिए पेनिसिया हो सकती है। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल वीडियो हो सकती है। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट ग्रामर के रूल्स कराए हैं। टोटल 35 रूल्स हैं। देखो, अगर आप ग्रामर पढ़ने जाओगे तो आपको हजारों रूल मिल जाएंगे और एक अगर आप पेपर दे रहे हो, आपको समझ में नहीं आता मैं कौन सा रूल पढूं कौन सा रूल नहीं पढूं। मैंने क्या करा है, एमटीएस 2022 के टोटल 57 शिफ्ट में पेपर हुआ था। एसएससी एमटीएस 2023 का टोटल 27 शिफ्ट में पेपर हुआ है। इन दोनों शिफ्ट को मिला के, ठीक है, जितने भी रूल्स पे सवाल बने हैं, आप देखो, एक रूल्स पे ऐसा है कि डिफरेंट शिफ्ट में सवाल बने हैं, एक रूल्स पे हो सकता है कि 4-5 शिफ्ट में ही सवाल बने हैं। टोटल जितने भी रूल्स पे सवाल बने हैं वो सारे रूल्स मैं इस वीडियो में करा दूंगा। टोटल आपके 35 रूल्स हैं। अगर आप ये 35 रूल्स कर लेते हो तो मैं ये आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि 90% अगर ग्रामर का कोई सवाल आएगा इन्हीं रूल से आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ग्रामर के रूल्स हैं वो कराए हैं। और इसमें जो एमटीएस, अगर आप पीवाईक्यू लगाओगे एमटीएस 2022 का और एमटीएस 2023 के, अगर आप पीवाईक्यू लगाओगे तो आप देखोगे कि हर एक क्वेश्चन इन्हीं रूल से है। क्योंकि ये जो 57 शिफ्ट को, एक एक शिफ्ट को एनालिसिस किया गया है। कम से कम मैं 4 दिन से इस पर मेहनत कर रहा हूँ। 3 से लेकर 4 दिन हो गए। रात को 2-2 बजे उठता था क्योंकि सुबह ऑफिस भी जाना है। तो सुबह रात को 2 बजे उठ के 8-8 9-9 बजे तक लगातार मैंने ये शिफ्ट्स एनालिसिस की हैं। कम से कम 8-8 9-9 घंटे लगातार बैठ के एक एक दिन में कौन से रूल से, अगर ये सवाल बना है तो कौन से रूल से बना है, कौन से रूल से नहीं बना, इसके लिए मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की है। ये आने वाले 2 घंटे में आप कंप्लीट ग्रामर, जो इम्पोर्टेंट है, जो बच्चा पूरी ग्रामर नहीं कर सकता वो इतना कर लो, आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। देखो, एक तो ये होगा कि आप कितना भी ग्रामर पढ़ लो, सवाल अगर ऐसा कोई उल्टा सीधा आ गया तो हो सकता है ना बने, लेकिन 90% प्लस पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो सवाल हैं वो यहीं से बनेंगे। क्योंकि एमटीएस 2022 और एमटीएस 2023 के जितने भी सवाल बने हैं इन्हीं रूल्स पे बने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर। तो देखो, सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए वो इट और इट्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। यहाँ से जो सवाल बने हैं एमटीएस 2022 में काफ़ी सवाल बने हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए और बहुत आसान है। जो इट्स होता है आपको पता है वो पोसेसन दिखाता है, जैसे कि बिलोंगिंगनेस दिखाता है। जैसे कि द कैट कर्ल्स अप इन इट्स बेड, कि जो कैट है वो कहाँ पर कर्ल्स अप कर रही है, अपने बेड पर, मतलब अपने, एक तरह से अपना का सेंस आता है, बिलोंगिंग का सेंस आता है, ठीक है, इट्स से। और लेकिन वहीं पर अगर मैं एपोस्ट्रॉफी वाला जो इट्स होता है, ये इसका मतलब होता है या तो इट इज होगा या इट हैज होगा, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा। तो दोनों का मतलब अलग है। पेपर में कैसे दे देगा, जहाँ पर जैसे ये इट्स यहाँ पर आना था, पेपर में दे देगा इस तरह से, ठीक है। तो आप अब यहाँ पर ये बताओ, ये सेंस बनता है द कैट कर्ल्स अप इन इट इज बेड। इट्स बेड होगा ना, अपने बेड पर, जहाँ पर अपने का सेंस आए सेंटेंस है, बस इतना ध्यान रखो, जहाँ पर अपने का सेंस आए, अपने, वहाँ पर इट्स आएगा, ठीक है। और जैसे इट इज, जैसे मैं बोलूँ इट इज अ ब्यूटीफुल डे, यह एक ब्यूटीफुल दिन है, तो यहाँ पर मैं ऐसे नहीं लिख सकता ना, इट्स ब्यूटीफुल डे, अपना ब्यूटीफुल डे है, ऐसा नहीं है ना। इट इज ब्यूटीफुल डे, आज यह एक ब्यूटीफुल दिन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा इट्स आएगा। तो बस इतना सा आपको पता होना चाहिए। और जब एरर आए तो देख लेना सवाल में किस तरह से एरर बन रहा है, और बहुत आसान है। और यहाँ से कम 6-7 सवाल पूछे गए हैं एमटीएस 2022 में। उसके बाद देखो, 2 चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एक है आपका अफेक्ट, एक है आपका इफ़ेक्ट। जो अफेक्ट होता है वो वर्ब होता है, वहीं पर जो इफ़ेक्ट होता है वो नाउन होता है। तो जहाँ पर आपका अफेक्ट यूज होना चाहिए वहाँ पर इफ़ेक्ट यूज लगा देते हैं वो, ठीक है। और जहाँ पर इफ़ेक्ट यूज होना चाहिए वहाँ पर वो अफेक्ट लगा देते हैं। अब आपको ये देखना है कि इफ़ेक्ट कहाँ पे आएगा, अफेक्ट कहाँ पे आएगा। जैसे देखो, एमटीएस 2022 के कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। रीस्टोरिंग सॉइल हेल्थ वुड हेल्प एट मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ चेंज। देखो, क्लाइमेट चेंज कि जो रीस्टोरिंग सॉइल हेल्थ है वो क्या कर रही है, हेल्प कर रही है किसको कम करने में, क्लाइमेट चेंज को, का जो इफेक्ट है उसको कम करने में। तो ये बताओ, एट मिटिगेट द इफेक्ट, मतलब यहाँ पर मुझे वर्ब की ज़रूरत है,
या मुझे नाउन की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है, क्योंकि अगर हमें ये पता चलेगा तभी हम कर पाएंगे कि जो रीस्टोरिंग सॉइल हेल्थ वुड हेल्प एट मिटिगेट द अफेक्ट, जो क्लाइमेट चेंज का अफेक्ट है ना, जो उसका प्रभाव है उसको मिटिगेट कर रही है। तो हमें यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ेगी, वर्ब की, ना कि हमें नाउन की ज़रूरत है। तो हमें ये काट के क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसे काट के हमें करना पड़ेगा अफेक्ट। तो पेपर में सेम क्वेश्चन आया था, अफेक्ट की जगह इफेक्ट दे रखा था और हमें उसे अफेक्ट करना था जहाँ पर वर्ब यूज हो। अब जैसे यहाँ पर है द अफेक्ट ऑफ द कोल्ड वेदर ऑन द क्रॉप वाज डिवास्टिंग, कि जो कोल्ड वेदर का अफेक्ट है फसलों पर वो बहुत ख़राब रहा है। तो ये बताओ यहाँ पर हमें ये तो हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पर हमें नाउन चाहिए ना, हमारी सेंटेंस अगर हम शुरुआत करेंगे तो हमारा नाउन चाहिए हमें। जब नाउन चाहिए तो हमारा ये तो वर्ब है, तो यहाँ पर हमारा नाउन क्या आएगा, इफेक्ट आएगा। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो कहाँ पर इफेक्ट आएगा, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि दोनों का मतलब सेम होता है, बस फ़र्क इतना है कि अफेक्ट जो होता है वो वर्ब होता है, ठीक है, और जो इफेक्ट होता है, जो इफेक्ट होता है वो आपका नाउन होता है। तो जहाँ पर नाउन की नेसेसिटी है वहाँ पर नाउन लगाओ, और जहाँ पर वर्ब की ज़रूरत है वहाँ पर वर्ब लगाओ। अगर बिल्कुल शुरुआत में, अगर जहाँ से टेंस शुरुआत हो रहा है, तो देखो हमेशा टेंस शुरुआत नाउन से होता है, तो मैक्सिमम केस में नाउन आएगा। लेकिन कहीं पर बीच में आ रहा है और वो वहाँ पर वर्ब यूज होनी थी, तो वहाँ पर ए से जो अफेक्ट शुरू होगा वो आएगा। उसके बाद देखो एक इम्पोर्टेंट रूल है, ये ध्यान रखना कि जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री होती हैं आपकी, वहाँ उससे पहले दा आएगा। आपको पेपर में बहुत सारे एरर ऐसे मिल जाएंगे जहाँ सुपरलेटिव डिग्री से पहले वो ए लगा देगा, एन लगा देगा, ठीक है। एन तो चलो फिर भी इंसान पहचान लेगा, ए लगा देगा और इंसान नहीं पहचान पाता। तो देखो सुपरलेटिव डिग्री आप सभी जानते हो, ठीक है, जैसे कि बेस्ट है, ये टॉल नहीं होगी, टॉलेस्ट होगा, ठीक है। टॉलेस्ट है, बेस्ट है, मोस्ट है, बिगेस्ट है, लाउडेस्ट है। देखो वैसे तो आपको सुपरलेटिव डिग्री पता ही होगा, लेकिन जनरली देखा जाए, हम अगर हम जनरली सुपरलेटिव डिग्री देखते हैं, जनरली अगर मैं सुपरलेटिव डिग्री देखूं तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद में ईएसटी आता है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री के बाद में क्या आता है, ईएसटी। जैसे अगर बिग बिग को मैंने सुपरलेटिव डिग्री बनाया, जैसे देखो बिग पॉजिटिव डिग्री हो गया, अगर हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो बिगर हो गया। मतलब कंपैरेटिव डिग्री में ज़्यादातर पीछे ई आ आएगा, और वहीं पर सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो बिगेस्ट हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होते हैं जो आप कर सकते हो आराम से। तो यहाँ पर जैसे लाउड का पॉजिटिव डिग्री होती है, लाउडर का कंपैरेटिव डिग्री होता है, और लाउडेस्ट का मतलब इससे अधिक कुछ नहीं होता, मतलब मैक्सिमम कहते हैं ना, ये लाउडेस्ट, बिगेस्ट, इससे बड़ा कुछ नहीं है। जब हम कंपेयर कर रहे हो सबसे और हम बोलें कि इससे बड़ा कोई नहीं है, इससे लाउड कोई नहीं है, तो वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री हम यूज करते हैं उनसे पहले हमेशा दा आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। कभी कभी देखो ऐसे भी बनता है सेंटेंस, जैसे कि एक तो जैसे ये यहाँ तो आ गया चूज द एरर, ये MTS 2022 का क्वेश्चन है। इट इज़ अ मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आ लगा दिया, लेकिन आ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा द। और आपसे फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे भी दे देगा, देखो मैं बताता हूँ कैसे दे सकता है आपसे। आपसे ऐसे दे देगा पेपर में, इट इज द, ठीक है, फिर यहाँ पर खाली जगह, फिर आपको देगा इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। आपको पेपर में वो इस तरह से दे देगा। अब ये बताओ यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में, और उसने 4 ऑप्शन दिए, एक दिया एक आपको दे दिया मोर का, एक दे दिया गुड का, एक दे दिया मोस्ट का, ठीक है, एक दे दिया नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, कि इनमें से कोई नहीं आएगा, नन ऑफ द अबव का। अब ये बताओ इट इज़ द मोर अफेक्टिव मीन्स, अब आप सोचोगे भैया मैं मोर लगाऊं या गुड लगाऊं, गुड आना चाहिए या मोस्ट आना चाहिए। तो देखो हमेशा एक ध्यान रखो, पॉजिटिव डिग्री हो या हमारी कंपेरेटिव डिग्री हो, इनसे पहले कभी भी दा नहीं आता। जैसे गुड, गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, यही तो होता है, ठीक है। तो ये इनसे पहले कभी दा नहीं आता, दा आ रहा है तो हमेशा अगर यहाँ डिग्री और सेम चीज़, सेम वर्ड दे रखे हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, इस तरह से वर्ड दे रखे हैं, तो आपको ये चीज़ देखनी है वहाँ पर पेपर में कि इससे पहले अगर दा आया है तो आएगा तो सुपरलेटिव डिग्री। आपको जो डिग्री लगानी है वो कौन सी लगानी है, सुपरलेटिव डिग्री लगानी है। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री ऑप्शन में एक ही है। हाँ अगर पेपर में सवाल में 2 सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ज़्यादातर ऐसे इतना कंफ्यूज नहीं करता एग्जामिनर। अगर आप समझ गए हो तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री एक ही है। तो इस तरह से भी एरर बनता है, तो इस तरह से भी आपको समझ में आना चाहिए। इस तरह से भी अगर आप पकड़ोगे तो
आप कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट रूल है हमारा। देखो कुछ वर्ड्स हैं जो फॉलो, कुछ मतलब फॉलो करते हैं और वहाँ पर कुछ और लगा देगा। अभी जैसे मैं समझाता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर है प्रिवेंट, अगर कोई वर्ड है हमारा प्रिवेंट कोई वर्ड है तो हमेशा प्रिवेंट के साथ क्या आता है, फ्रॉम आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम आएगा, ये चीज़ बात आपको याद रखनी है। जैसे MTS 2022 का सवाल है ये, एडिंग एलोवेरा जेल विल प्रिवेंट द हैंड सैनिटाइजर ऑफ ड्राइंग आउट योर स्किन। मतलब जो एलोवेरा जेल है वो प्रिवेंट करता है आपके जो हाथ हैं उनसे आपके ड्राई नहीं हुआ, स्किन आपकी ड्राई ना हो, इसलिए हम एलोवेरा जेल लगाते हैं। तो हमेशा देखो यहाँ पर हैंड सैनिटाइजर ऑफ, अब प्रिवेंट के साथ प्रपोजिशन कौन सी आएगी, फ्रॉम, तो यहाँ पर मेरा ऑफ गलत हो जाएगा। एडिंग एलोवेरा जेल विल प्रिवेंट द हैंड सैनिटाइजर फ्रॉम ड्राइंग आउट योर स्किन। तो हमेशा ध्यान रखना कि प्रिवेंट क्या लेता है अपने बाद, प्रिवेंट अपने बाद फ्रॉम लेता है, तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसमें एक एक एग्जाम्पल, हर एक एग्जाम्पल MTS 2022 और 2023 से लिया गया है। तो ऐसे मत सोचना कि ये मैं कुछ भी यहाँ पर अपनी तरफ से बना के एग्जाम्पल लेके आया हूँ। जैसे कि हम अगर ग्रामर पढ़ रहे होते हैं तो अपनी तरफ से एग्जाम्पल बना रहे होते हैं, और सवाल में जो रियल सवाल बनते हैं वहाँ बड़े बड़े टेंस आते हैं। तो मैंने सेम एग्जाम्पल उठाए हैं जो आपका रियल पेपर MTS 2022 और 23 में पूछे गए हैं। जैसे आपको एक वर्ड होता है स्क्रैच, स्क्रैच अपने बाद लेता है ऑफ, स्क्रैच अपने बाद क्या लेता है, ऑफ लेता है। ये बात आपको रट लेनी है, आपको समझ लेनी है कि जहाँ पर स्क्रैच आएगा वहाँ पर ऑफ आएगा। अब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर करेगा स्क्रैच के साथ क्या लगा के दे देगा आपको, स्क्रैच के साथ ये वाला ऑफ लगा के दे देगा, लेकिन स्क्रैच के साथ ये वाला ऑफ नहीं आएगा, स्क्रैच के साथ मेरे भाई ये वाला ऑफ आएगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कम शायद 2 सवाल बने हैं MTS 2022 में, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो सवाल क्या है, द फ्रंट पार्ट इज यूज्ड कार्विंग द लाइन्स एंड द बैक एंड फॉर स्क्रैचिंग ऑफ होल एरियाज। अब देखो जब हमें पता चल गया कि यहाँ पर हमारा वर्ड स्क्रैच दे रखा है, यहाँ पर हमारा वर्ड स्क्रैच दे रखा है, और स्क्रैच हमेशा अपने बाद ये वाला ऑफ नहीं लेता, हमेशा अपने बाद ये वाला ऑफ लेता है। तो आपको पूरे टेंस को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको पता है स्क्रैच आ गया तो डबल ऑफ। अगर हाँ यहाँ पर वो डबल एफ दे देता, यहाँ पे अगर वो डबल एफ दे देता तो हो सकता है कि आपको फिर थोड़ा सोचना पड़ता कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, मतलब सोचना क्या पड़ता, मतलब फिर आपको ये एरर नहीं होता, कोई और एरर होता। लेकिन जब आपको पता चल गया कि ये एरर है तो फिर आपको टेंस का ना हिंदी मतलब निकालना, ना कोई सोचना, टिक मारो और चल दो। तो हमेशा स्क्रैच अपने बाद क्या लेगा, ऑफ लेगा, ये चीज़ याद रखना। अब स्क्रैच की कोई सी भी फॉर्म हो, जैसे ये ING फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, कोई भी फॉर्म हो, स्क्रैच हमेशा अपने बाद ऑफ लेगा। उसके बाद एक मोस्ट पॉपुलर एरर है, मतलब मोस्ट पॉपुलर, मतलब यहाँ से तो सवाल इतने बनते हैं, चाहे आप MTS ले लो, चाहे आप CGL ले लो, चाहे आप कोई भी SSC का एग्ज़ाम ले लो, आपको क्या करेगा वो टेंस मतलब किसी भी कोई भी क्वेश्चन देगा आपको, और उस क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको डेस्पाइट के साथ ऑफ लगा के दे देगा, डेस्पाइट के साथ ऑफ लगा के दे देगा। और डेस्पाइट ऑफ पढ़ने में भी ऐसा लगता है कि हाँ डेस्पाइट के साथ ऑफ आता होगा, और हम वो एरर नहीं समझ पाते। मैंने एक ही एरर लिया है, काफ़ी एरर आए हैं। अब देखो एग्जाम्पल मैंने एक रूल से एक ही मतलब 1-2 ही एग्जाम्पल लेने की कोशिश की है, और भी मैंने सारे एग्जाम्पल नहीं लिखे, क्योंकि मेरा मतलब पूरा PYQ सॉल्व नहीं कराना, जितनी PYQ से जितनी भी रूल्स पे सवाल बने हैं उनको कराना है। तो एक रूल पर 1-2 एग्जाम्पल मैंने लिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा MTS में ये भी 2022 का है, ठीक है सवाल, और यहाँ पर जैसे सवाल दे रखा है, डेस्पाइट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड पावरफुल एनालिटिकल टूल्स नथिंग इज हैपनिंग। अब यहाँ पर हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें पता है डेस्पाइट आ गया तो डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। देखो एक चीज़ है, इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, ये चीज़ ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि इंस्पाइट के साथ ऑफ आए और आप उसमें एरर टिक मारे हो। इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है और इंस्पाइट ऑफ बराबर ही डेस्पाइट होता है, और दोनों का जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल सेम होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि इंस्पाइट ऑफ इक्वल टू डेस्पाइट होता है, इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट एरर अगर हम देखें तो देखो पुट,
अगर कहीं पे पुट आ रहा है ना, तो पुट के साथ एरर कैसे दे देगा, पुट के साथ सिंगल एफ लगा देगा। तो पुट के साथ भी आपका डबल एफ आएगा, ये ध्यान रखना, पुट के साथ भी आपका डबल एफ आता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पुट के साथ भी आपका क्या आएगा, डबल ऑफ आएगा। जैसे कि नेवर पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, कल पे कुछ भी मत छोड़ो, जो आप आज कर सकते हो उसे आज करो। तो नेवर पुट ऑफ, आपको पता चलेगा कि पुट में हमेशा डबल एफ आता है, ओ डबल एफ वाला एफ आता है। तो ये बात आपको पता होगी तभी तो आप कर पाओगे, नहीं तो आप ध्यान समझ में नहीं आएगा कि मैं पुट ऑफ करूँ या पुट ऑफ करूँ। ठीक है, सिंगल एफ लगाऊँ या डबल एफ लगाऊँ, ये ध्यान रखना। ठीक है, और देखो बहुत सारे मैंने ऐसे एरर देखे एमटीएस 2022 और 2023 में, कुछ वर्ड दे देगा उनके बाद ऐसे वर्ड दे देगा जो नहीं आने चाहिए। जैसे देखो मैं बोलूँ आई रिटर्न बैक टू माई होम, हम ज़्यादातर ऐसे ही बोलते हैं ना, आई रिटर्न बैक टू माई होम। देखो रिटर्न का ही मतलब होता है कि वापस लौटना, जब रिटर्न का ही मतलब होता है वापस लौटना, तो मैं बैक क्यों लगा रहा हूँ। तो हमेशा ध्यान रखना इस टेंस में बैक नहीं आएगा, ये मेरा बैक गलत है। तो रिटर्न के साथ कभी बैक नहीं आता, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे मैं बोलूँ डिस्कस अबाउट योर सेल्फ, डिस्कस अबाउट, या मैं ऐसे बोलता हूँ डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंट टॉपिक, डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि डिस्कस इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं आता। डिस्कस का मतलब ही होता है कि किसी के बारे में डिस्कस करना। अब मैं अबाउट प्रपोजिशन क्यों लूँगा, देखो ये सब एज अगर वर्ब यूज हो रही है तो डिस्कस के साथ कभी भी अबाउट नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसे ही हम कहते हैं ना किसी पे फोकस करो, एम्फेसाइज करो इस पॉइंट पे, मैं बोलूँ एम्फेसाइज ऑन दिस लाइन, तो हमेशा एम्फेसाइज के बाद कभी ऑन नहीं आता, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही मैं बोलूँ आपको कि द टेररिस्ट, मैं आपसे बोलूँ टेररिस्ट अटैक, टेररिस्ट अटैक ऑन सोल्जर्स। ठीक है, तो इसमें बताओ क्या एरर है, टेररिस्ट ने अटैक किया सोल्जर पर, तो आप बोलोगे भैया कोई एरर नहीं है, लेकिन अटैक का मतलब भी होता है कि किसी के ऊपर अटैक करना, तो यहाँ पर ऑन प्रपोजिशन नहीं आएगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक आई ऑर्डर फॉर टू कॉफ़ी एंड 1 कप ऑफ टी, तो ऑर्डर के साथ कभी फोर नहीं आता, ये चीज़ ध्यान रखना, कभी नहीं आएगा। और एक और एरर दे देगा, जैसे मैं बोलूँ आई एम वेटिंग फॉर राहुल, मैं राहुल का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो ये तो सही है, वेटिंग के साथ फोर आता है, लेकिन कभी कभी आपको एरर कैसे दे देगा, आई एम अवेटिंग फॉर राहुल। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि बेटिंग के साथ तो फोर आता है, बट अवेटिंग के साथ कभी फोर नहीं आता, ये बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बेटिंग फोर का मतलब ही अवेटिंग होता है। बेटिंग फोर का मतलब ही क्या होता है, बेटिंग फोर का मतलब ही अबेटिंग होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। बेटिंग फोर का मतलब ही अबेटिंग होता है, तो अबेटिंग में ऑलरेडी फोर इंक्लूडेड होता है, बेटिंग फोर को ही हमने अबेटिंग बनाया है, तो कभी भी बेटिंग फोर के साथ अबेटिंग मतलब अबेटिंग के साथ फोर नहीं आएगा। अगर हम नेक्स्ट एरर देखते हैं फैंड ऑफ, देखो जैसे हमने ये तीन एक साथ लिख लेना, जैसे हमने पुट ऑफ के साथ डबल एफ आता है, स्क्रैच के साथ डबल ऑफ आता है, ऐसे ही हमारा फैंड के साथ डबल ऑफ आता है। ठीक है, सिंगल ओ एफ नहीं आता। एमटीएस में सवाल बनाया है द ओनली कोर्स ऑफ एक्शन टू फैंड ऑफ द लाउड क्लेमर ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इज टू कीप एवरीवन फुली इन्फॉर्म्ड। तो यहाँ पर फैंड आया है, तो हमारा ये जो सिंगल ओ के साथ सिंगल एफ नहीं आएगा, डबल एफ आएगा, तो ये बात पता होना चाहिए। तो ये रट लेना कि फैंड के साथ डबल ऑफ आता है, स्क्रैच के साथ ओ डबल एफ आता है, और हमारा पुट के साथ ओ डबल एफ आता है। ठीक है, कहीं भी आपको ओ सिंगल एफ मिले तो उसे गलत कर देना, आपका सही यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मॉडल वर्ब से, मतलब नेक्स्ट रूल है हमारा मॉडल वर्ब। अब देखो मॉडल वर्ब से काफ़ी सवाल बनते हैं, काफ़ी एमटीएस में कम से कम 15-20 सवाल मान लो जो मॉडल वर्ब से बने हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 2022-23 के सवाल देखूँ तो काफ़ी सवाल मॉडल वर्ब से बनते हैं। मॉडल वर्ब में सबसे ज़्यादा आसान जो देगा आपको एरर, जो सबसे ज़्यादा बनता है मॉडल वर्ब के साथ, देखो मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके साथ मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म लगा देगा, किसी में एस लगा देगा, किसी में कुछ कर देगा, और आपको वहाँ पे फंसा देगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा B1 आता है, बेस फॉर्म आती है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब
हमेशा मॉडल मॉडल वर्ब के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। ये बात आपको रट लेनी है, समझ लेनी है अच्छे से। एमटीएस 2022, एमटीएस 2023 में कई सवाल इनसे बने हैं, ठीक है। जैसे अब मॉडल वर्ब क्या क्या होती हैं, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, सेल हो गया, शुड हो गया, बिल हो गया, वुड हो गया, मस्ट हो गया, ऑट टू हो गया, और इम्पोर्टेंट है एक यूज्ड टू। ये सारी जो है मॉडल वर्ब हैं। इनके बाद हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। भाई इस रूल से एमटीएस तो छोड़ो, सीजीएल के मेंस में सवाल आया था, सीजीएल मेंस 2022 में सवाल आया था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एरर है मॉडल वर्ब, मतलब ये रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है। जैसे कि सवाल, मैंने ज़्यादा सवाल नहीं लिखे हैं, काफ़ी सवाल हैं, लेकिन बस इसको समझाना बहुत आसान था तो मैंने एक ही एग्जांपल लिया। जैसे कि हमारा इन माई ओपिनियन, ये एमटीएस 2022 का सवाल है। इन माई ओपिनियन यू शुड बेंट फॉर हायर स्टडीज़ इन लंदन। कि आपको मेरी अकॉर्डिंग आपको कहाँ जाना चाहिए, हायर स्टडीज़ के लिए लंदन जाना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर शुड क्या है, मैंने बताया शुड आपकी क्या होती है, मॉडल वर्ब होती है। शुड मॉडल वर्ब है, और तो ये क्या फर्स्ट फॉर्म है? आप बोलोगे नहीं भैया ये तो सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म किसकी है? आप बोलोगे गो की सेकंड फॉर्म है। तो गो की सेकंड फॉर्म है ये बेंट, तो यहाँ पर बेंट ना आके क्या आएगा, मेरा गो आएगा। तो ये बात मुझे पता होनी चाहिए कि हमेशा बेस फॉर्म यूज होती है। और मॉडल वर्ब में बहुत बार ऐसी गलती, एस भी नहीं आएगा, गोज भी नहीं आ सकता, या किसी में कुछ भी ना एस लगेगा मेन वर्ब में, ना कुछ और लगेगा। हमेशा आपका जो मॉडल वर्ब के साथ बेस फॉर्म ही आएगी, ये ध्यान रखना। और एक आपका यूज्ड टू के बाद हमेशा आपका, मतलब यूज्ड टू आपका मॉडल वर्ब भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है, लेकिन ज़्यादातर केस में जो एरर बनता है वो यही बनता है कि यूज्ड टू के बाद आपका हमेशा बेस फॉर्म आएगा। अभी आप इतना पढ़ो, ठीक है। अब जैसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि कैन के साथ कभी एबल नहीं आता, पॉसिबल नहीं आता, अलाउ नहीं आता, परमिट नहीं आता। मतलब मैं बताता हूँ, इसका ऑलरेडी मतलब कैन का मतलब एबल होता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ यू कैन अलाउ टू गो, तो यू कैन के साथ अलाउ नहीं आएगा, मतलब वो ऑलरेडी अलाउ को दिखाता है। तो कैन के साथ कभी अलाउ नहीं आता, कैन के साथ कभी पॉसिबिलिटी नहीं आती, कैन के साथ आई कैन एबल टू डू दिस वर्क, हम बहुत बोलते हैं ना, आई कैन एबल टू डू दिस वर्क, ये हम बहुत यूज करते हैं, लेकिन आपको पता है ये हम गलत यूज करते हैं। आई कैन एबल टू नहीं आएगा, कैन में ऑलरेडी एबल दिखाता है, एबिलिटी को दिखाता है, तो कैन के साथ कभी एबिलिटी नहीं आती। ऐसे ही मे के साथ कभी पॉसिबिलिटी नहीं आती, ये चीज़ ध्यान रखना। देखो यहाँ पर ये लिखा भी है, कभी कैन के साथ एबल टू नहीं आएगा आपका। माई पेरेंट यूज्ड टू, एमटीएस का सवाल है, देखो माई पेरेंट यूज्ड टू इनकरेज्ड मी टू डिवोट मोर स्टडीज टू स्टडी, ठीक है, मुझे एनकरेज करते हैं। तो मैंने बताया यूज्ड टू आपकी मॉडल वर्ब है, तो यूज्ड टू के बाद क्या आएगा, इनकरेज आएगा। बेस फॉर्म यूज होगी, उसमें ना ईडी आएगा, ना ईडी आएगा, ना कुछ आएगा। हमेशा क्या आएगी, यूज्ड टू के बाद बेस फॉर्म आएगी। क्या आएगी, हमेशा आपकी बेस फॉर्म आएगी। ये आपको अच्छे से समझ लेनी है। और ये एमटीएस 2022 का सवाल है, ये चीज़ ध्यान रखना। एक और सवाल जैसे देखो एमटीएस का ये भी सवाल, यू कैन वॉट एनी थिंग विद वन सेंट एनी मोर बाय, सॉरी एनी मोर, यू कैन नॉट वॉट एनी थिंग विद 1 सेंट एनी मोर। मतलब अब जो आपके पास 1 सेंट है, अब इससे आप कुछ और खरीद नहीं सकते हो, ठीक है। तो आप ये बताओ यहाँ पर कैन क्या है, कैन मैंने बताया ना, कैन आपकी मॉडल वर्ब होती है। जब कैन मॉडल वर्ब है तो यहाँ पर बेस फॉर्म आएगी, मैन वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। अब मैन वर्ब की ये तो आप बोलोगे भैया ये बोथ तो सेकंड फॉर्म है। जब ये बोथ सेकंड फॉर्म है तो हमारा क्या आएगा, वाई। तो ऐसे करके पेपर में देते हैं कि किस पार्ट में एरर है, तो इस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। और ये एमटीएस का रियल पेपर का पेपर है, आप एमटीएस 2022 के पेपर सॉल्व देख लो। अगर एक भी क्वेश्चन आप ऐसा है जो एमटीएस में नहीं पूछा है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जिसके सामने ये ऐसे मैंने एमटीएस लिखा हुआ है, तो आप मुझे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखा सकते, क्योंकि मैंने ये खुद अपने हाथों से तैयार किया है, नोट्स बनाए, सारे पीवाईक्यू शिफ्ट्स को एनालिसिस करके बनाए। इसमें मेरी 3 से लेकर 4 दिन की लगातार कॉन्टीन्यूस मेहनत है। ये आपको जो 1-2 घंटे में आने वाले टाइम में पूरा मैं ये कराने वाला हूँ। मेरी 3 से लेकर 4 घंटे की रातों, कम से कम 6-6 घंटे तक 2-2 बजे उठ के मैंने ये पूरा जो पीडीएफ है ये तैयार की है, ये जो रूल्स हैं ये तैयार किए हैं। अब भी अगर आप मेहनत ना करो तो पिट जाओगे मेरे हाथों से, और कुछ नहीं है। ये रूल्स रट लेना एकदम बहुत अच्छे से। आपको मैं अगर नींद में उठा के पूछूँ ना कि ये बताओ कैन के साथ मैंने वॉट लगाया, क्या एरर है इसमें, तो आप बोलो कि भैया
इसके साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। इतना रट लेना पेपर से पहले और सिलेक्शन लेना है इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट एग्जामिनर इस रूल को तो इतना चाहता है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ क्योंकि देखो मैं PYQ सीरीज कराई है ना, तो वो क्वेश्चन कहने की आदत है। लेकिन नेक्स्ट रूल देखो, एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट रूल है, मुझसे लगता है कि बच्चों को ये आता नहीं है। मतलब डबल डिग्री दे देगा आपको। कैसे दे देगा डबल डिग्री? मतलब कि एक सुपरलेटिव डिग्री दे दी तो उससे पहले मोस्ट लगा के दे देगा, या आपको कंपेरेटिव डिग्री दे दी तो उसके आगे मोर लगा के दे देगा। तो भाई डबल कंपेरेटिव डिग्री या डबल सुपरलेटिव डिग्री थोड़ी नहीं आएगी। अब जैसे देखो, मैं सुपरलेटिव डिग्री से एक सवाल बना है, दिस इज मोस्ट यूनिक थिंग आई हैव नेवर एवर सीन इन माई लाइफ। ये मोस्ट यूनिक थिंग है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। तो देखो, यूनिक एक ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है। अच्छा, कुछ सुपरलेटिव डिग्री मैं बता देता हूँ आपको जिनके बाद EST नहीं होता, जिनका कोई सुपरलेटिव डिग्री बनता ही नहीं है। वो पॉजिटिव डिग्री भी सेम रहती हैं, कंपेरेटिव डिग्री भी सेम रहती हैं, और आपका सुपरलेटिव डिग्री भी सेम रहती हैं। वो अपने आगे कोई भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं लेती, मोस्ट वगैरह नहीं लेती। देखिए, अब जैसे यूनिक है, यूनिक के साथ कभी भी मोस्ट नहीं लगता। अब जैसे कोई बंदा यूनिक है, मैं बोलूँ आप यूनिक हो, तो भाई वो यूनिक है, उसमें उससे ज़्यादा क्या यूनिक होगा वो, है ना। तो इसलिए इसके आगे कभी सुपरलेटिव नहीं लगता, तो इसलिए यहाँ पर मोस्ट नहीं आएगा। ये वर्ड जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनको अपनी डिग्री अपनी डायरी में, मतलब अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो, और इनको भूलना मत। ऑलरेडी के सामने कभी भी मोस्ट नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान रखो। यूनिक के साथ कभी मोस्ट नहीं आएगा। जैसे यहाँ पेपर में मोस्ट दे रखा था, आपको एरर कैसे दे रखा है कि बताओ किस वाले पार्ट में एरर है, तो आप बोलोगे कि भैया इस वाले पार्ट में एरर है मेरा। तो मोस्ट यूनिक नहीं होगा। यूनिक हमेशा कभी अपने से पहले कभी भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं लेता। यूनिक क्या नहीं लेता अपने से पहले कभी भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं लेता है। ना सुपरलेटिव डिग्री यूनिक लेता, ना ऑलरेडी लेता। परफेक्ट, जो चीज़ अपने आप में परफेक्ट है वो भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं लेगी, तो इससे पहले भी कभी मोस्ट नहीं आएगा। कंप्लीट से पहले भी कभी मोस्ट नहीं आएगा, ये भी ऑलरेडी अपने आप में सुपरलेटिव है। ट्रू, सत्य के पीछे सत्य, ये इसमें कभी सुपरलेटिव डिग्री नहीं आता, मोस्ट कभी नहीं आएगा इन वर्ड से पहले, ठीक है। बेस्ट राउंड, देखो राउंड से पहले कभी भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखो। और जैसे सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, बर्स्ट। जैसे मैं आपसे बोल दूं, दिस इज वर्स्ट, सॉरी दिस इज बेटा सेकेंड, दिस इज मोस्ट वर्स्ट सिचुएशन। अब एक बात बताओ, वर्स्ट जब ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है, तो मैं मोस्ट का क्यों यूज कर रहा हूँ? ये सुपरफ्लूअस हो जाएगा या नहीं होगा, ये बताओ। वर्स्ट से पहले अगर मैं मोस्ट यूज कर रहा हूँ तो ये सुपरलेटिव डिग्री होगा या मतलब ये सुपरफ्लूअस होगा, नहीं होगा? मतलब जब चीज़ की जरूरत ही नहीं है तो हम मोस्ट क्यों लगा रहे हैं? जैसे मैं बोल दूँ, एक और एग्जाम्पल ले दूँ, राम इज द मोस्ट, अच्छा दिस इज द भी लगा हुआ है ना, मोस्ट नहीं आएगा, लेकिन दिस इज द, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है, मैंने बताया था ना। राम इज द मोस्ट टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब ये बताओ इसमें क्या एरर है? आप वही बोलोगे कि भैया जब टॉलेस्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है तो मैं मोर क्यों लगा रहा हूँ? तो हमेशा पेपर में ध्यान रखना, देखो EST दिया होगा वो तो आप समझ ही जाओगे कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, और ये वर्ड अलग से थोड़े अलग से हैं, मतलब इनके साथ ये वर्ड कभी अपने साथ सुपरलेटिव डिग्री नहीं लेते हैं। तो इन वर्ड को याद कर लेना, और ज़्यादा वर्ड है नहीं जो पेपर में, देखो ऐसे वर्ड देखने को तो बहुत सारे हैं, लेकिन पेपर में जो सवाल बनते हैं वो इन 4-5 सब से ही बनते हैं। ऑलरेडी, यूनिक, परफेक्ट, कंप्लीट, ट्रू और आपका राउंड, इनसे ही बनेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, इनसे पहले कभी भी सुपरलेटिव डिग्री आपकी नहीं आएगी। अब ऐसे ही डबल कंपैरेटिव डिग्री बना के दे देगा, बहुत बनाएगा एग्जामिनर, देखना आप PYQ सॉल्व करके देखो, आपको इतना कंपैरेटिव डिग्री दे देगा। जैसे बोल देगा राम इज, मतलब थोड़ा बड़ा बना देगा, मैं तो जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, राम इज मोर बेटर देन राहुल। अब ये बताओ, जब मैंने ये बेटर, मतलब गुड का बेटर मैंने जब बना दिया, गुड का बेटर मैंने सुपरलेटिव डिग्री बना दी, तो मैं मोर क्यों लगा रहा हूँ? तो मोर नहीं आएगा, तो इस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। ऐसे ही फास्टर ऑलरेडी मतलब कंपेरेटिव डिग्री है, तो मुझे मोर क्यों लगाना है? मोर नहीं आएगा। स्ट्रॉन्गर जब ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है, ER लगा दिया, स्ट्रॉन्ग को मैंने क्या बनाया? स्ट्रॉन्गर बनाया, क्यों? क्योंकि इसे मुझे कंपेरेटिव डिग्री बनाना था।
जब मुझे इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाना था स्ट्रॉन्ग को, तो मोर क्यों लगा रहा हूँ मैं, ये चीज़ ध्यान रखो। अब जैसे कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके बाद में हम ईयर नहीं लगा सकते, मतलब जैसे आपने कभी ब्यूटीफुलर देखा है, ब्यूटीफुलर नहीं होता। अगर मुझे ब्यूटीफुल को कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो फिर मुझे मोर ब्यूटीफुल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? मोर ब्यूटीफुल। जैसे डिफिकल्टर कुछ वर्ड नहीं होता, तो अगर कोई वर्ड जो पॉजिटिव डिग्री है वो कंपैरेटिव डिग्री नहीं बन सकता तो उससे पहले मैं मोर लगा दूंगा। ज़्यादातर वर्ड बन जाते हैं ई आर लगा के। देखो कंपैरेटिव डिग्री ज़्यादातर कैसे बनाते हैं हम, वर्ड के पीछे क्या लगा दो, ई आर लगा दो। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कंपैरेटिव डिग्री ई आर लगा के नहीं बनते हैं, जैसे ब्यूटीफुल नहीं बनता, डिफिकल्ट नहीं बनता, इंटरेस्टिंग नहीं बनता, तो इनके आगे फिर हमें मोर लगाने की जरूरत है। हाँ, अगर पेपर में सवाल बने शीला इज मोर ब्यूटीफुल देन कुछ भी मान लो रेखा, तो हमारा वहाँ पर सही है, क्योंकि ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर आ सकता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रख दो कि जो मोर आता है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ आता है, मोस्ट भी आएगा तो पॉजिटिव डिग्री के साथ आएगा। दो कंपैरेटिव डिग्री साथ में नहीं आएंगे, दो सुपरलेटिव डिग्री साथ में नहीं आएंगे, क्योंकि सुपरफ्लुअस हो जाता है। अब जैसे देखो ये MTS 2022 का सवाल है। यूजिंग अ लुफा विद अ हाइड्रेटिंग सावर जेल ईच डे ऑल्सो इंश्योर्स यू विल हैव द मोस्ट स्मूथेस्ट स्किन। अभी बताओ, जब ये ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है, ये ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है, तो फिर मुझे मोस्ट लगाने की क्या ज़रूरत है? बताओ, मोस्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, तो यहाँ पर हमारा मोस्ट नहीं आएगा। मोस्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या सही होगा, हम मोस्ट काट देंगे और हमारा स्मूथेस्ट स्किन सही हो जाएगा। और एक और चीज़, जो आपका सुपरलेटिव डिग्री बन सकता है उसको सुपरलेटिव डिग्री बनाना है। आप बोलो कि भैया मैं इसको स्मूथेस्ट को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मोस्ट स्मूथ स्किन, ये भी तो सही है मेरा। आप मोस्ट क्यों कटवा रहे हो, स्मूथेस्ट को स्मूथ बनवा दो। तो हमेशा ध्यान रखना कि जिसको हम सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं उसके आगे मोस्ट नहीं लगाते, जिसको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसी के आगे मोस्ट लगाते हैं। ये बात पता होनी चाहिए। और एक और बात आपको छोटी सी पता होनी चाहिए कि जो कंपैरेटिवली और रिलेटिवली हैं ये अपने बाद पॉजिटिव डिग्री लेते हैं, ना कि कंपैरेटिव डिग्री। जैसे सवाल बना है पेपर में कैसे, द ट्रेन इज रिलेटिवली स्लो या स्लोअर। आप बोलोगे भैया ये कंपैरिजन कर रहा है, तो मैं कहेंगे किसी से तो हमारा कंपेयर हो रहा है तो रिलेटिवली आए, मतलब स्लोअर आएगा कि ये ट्रेन उस ट्रेन की अपेक्षा स्लोअर है। तो हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ से एरर बनता है। जो कंपेरेटिवली और रिलेटिवली है ना वो अपने बाद पॉजिटिव डिग्री लेते हैं, ना कि कंपेरेटिव डिग्री। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ द टी कंपेरेटिवली हॉट या हॉटर, तो कंपेरेटिवली हॉट होगा। द ट्रेन इज रिलेटिवली स्लो या स्लोअर, क्योंकि इससे ऑलरेडी हम कंपेयर कर चुके हैं तो हमारा इसलिए पॉजिटिव डिग्री आता है। ये ऑलरेडी हमारी कंपेरेटिव डिग्री हम कंपेरिजन कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रूल देखो, नेक्स्ट रूल है हमारा जो नाउन होता है, हमारा नाउन, वो उससे पहले कि उसको कौन क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है भाई एडजेक्टिव। और जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो कौन करता है, एडवर्ब। यहाँ से काफ़ी सवाल बनते हैं, काफ़ी। जहाँ एडवर्ब आना चाहिए वहाँ एडजेक्टिव दे देगा, और जहाँ पर एडजेक्टिव आना चाहिए वहाँ पर एडवर्ब दे देगा। अब जैसे देखो MTS 2022 का सवाल है, ठीक है। ही स्टार्टेड अ न्यूली जॉब्स ऑन ट्यूसडे, उसने न्यूली जॉब स्टार्ट की है। अब ये बताओ जॉब क्या है मेरा, जॉब क्या है, जॉब नाउन है, जॉब क्या है, नाउन है। तो नाउन से पहले LY आ रहा है। देखो ज़्यादातर पहचान एडवर्ब की क्या है कि LY आएगा तो वो ज़्यादातर जनरल केस में एडवर्ब होगा। तो उसे नई कैसी जॉब मिली, मतलब नाउन की विशेषता जो बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ये बात तो आपको पता होगी कि जो नाउन की विशेषता बताएगा उसको क्या बोलेंगे, नाउन की विशेषता जो बताएगा उसे विशेषण बोलेंगे, और विशेषण को इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। उसको जॉब कैसे मिली, जॉब के बारे में बता रहा है ना, जॉब की डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, नई जॉब है, पुरानी जॉब है, क्या जॉब है। जब जॉब के बारे में बात हो रही है तो एडजेक्टिव होगा। नाउन के बारे में विशेषता बता रहा है तो यहाँ पर हमारा न्यूली नहीं होगा, न्यू आएगा। न्यू क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। LY हम हटा देंगे, हमेशा ये ध्यान रखना है। ऐसे ही एडवर्ब से तो इतने सवाल बने हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा मतलब पूरे एग्जाम्पल तो नहीं लिखे। MTS 2022 के सवाल हैं ये 2022 का है, ये 2022 का है, ये 2022 का है, और ये MTS 2023 का है, और बाद बाकी के मैंने छोड़ दिए थे। ठीक है, क्योंकि एक ही रूल से क्योंकि इसे थोड़ा समझाना थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा 4-5 लिख लेता हूँ जो पेपर में सवाल बने। अब देखो एडवर्ब क्या है, जो वर्ब की विशेषता बताए उसको एडवर्ब बताते हैं। जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ, आप वो काम कैसे कर रहे हो, ज़्यादातर यहाँ पे सेंस आता है हाउ का। अगर आप कभी कंफ्यूजन हो तो हाउ के सेंस पे ज़्यादा एरर आते हैं। जैसे
आई स्ट्रेंड टू कैच हिज ऑप्शन, मैं स्ट्रेंथ कर रहा हूँ इसके ऑप्शंस को कैच करने, कैसे स्ट्रेंथ कर रहा हूँ। अब मतलब मैं हार्डली मतलब हार्ड मैं कठिनाई कर मतलब आई स्ट्रेंथ हार्ड टू कैच हिज ऑप्शन, मतलब यहाँ पर कैसे का ऑप्शन आ रहा है, कैसे का हाउ, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा आई स्ट्रेंथ हार्डली टू कैच हिज ऑप्शन। अब जैसे दूसरा सवाल है, एलर्जी कैन इनडायरेक्ट कॉज, जैसे पेपर में क्या दे रखा था, इनडायरेक्ट दे रखा था, ठीक है, पेपर में आपका इनडायरेक्ट दे रखा था बेटा, सेकेंड पेपर में आपका इनडायरेक्ट दे रखा था, यहाँ पर है एलर्जीज कैन इनडायरेक्ट कॉज यू टू फील टायर्ड बाई रोबिंग यू ऑफ स्लीप। अब एक बार बताओ, एलर्जीज कैन आपको कॉज कर रही हैं, कैसे कॉज कर रही हैं, डायरेक्टली कॉज कर रही हैं, इनडायरेक्टली कॉज कर रही हैं, किसका सेंस बन रहा है यहाँ भी, हाउ का सेंस बन रहा है। मैं कहूँ आपसे कि जो आपकी एलर्जी है वो कैसे कॉज कर रही है, डायरेक्टली कॉज कर रही है, डायरेक्टली आपको हार्म कर रही है, या इनडायरेक्टली हार्म कर रही है, तो आप बोल रहे हो इनडायरेक्ट हार्म कर रही है, तो इनडायरेक्ट नहीं, फिर मैं कहूँगा भाई आप इनडायरेक्टली लगाओ, क्योंकि यहाँ पर जो सेंस बन रहा है वो कैसे का सेंस बन रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा, इनडायरेक्ट नहीं आएगा, क्या सही हो जाएगा मेरा यहाँ पर, इनडायरेक्टली मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो अगर मैं इसे सही करना चाहूँ तो जस्ट वेट अ सेकेंड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनडायरेक्टली आ जाएगा। तो पेपर में आपसे पूछेगा किस पार्ट में एरर है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट देने को बोलेगा तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर दो, मतलब जब एक बार आपको चीजें समझ में आ जाएगी तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एमटीएस 2022 का ही सवाल है, सिंस 1950 द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सेकेंडरी स्कूल हैज बीन इंक्रीजिंग नोटिसेबली। 1950 से जो बच्चों की संख्या है सेकेंडरी स्कूल्स में वो क्या मतलब अगर देखी जाए तो वो क्या है, बढ़ रही है। तो ये बताओ नंबर यहाँ पर जो पेपर में दिया था नोटिसेबल दिया था, कैसे बढ़ रही है, मतलब क्या मतलब यहाँ पर जो सेंस बन रहा है कैसे का बन रहा है, नहीं बन रहा। इन सिंस 1950 द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सेकेंडरी, जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है सेकेंडरी स्कूल में हैज बीन इंक्रीजिंग, कैसे इंक्रीज हो रहा है, नोटिसेबली इंक्रीज हो रहा है, कैसे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर सेंस बन रहा है कैसे का, तो नोटिसेबल नहीं आएगा, नोटिसेबली आएगा। तो आपसे कुछ भी पूछ ले पेपर में, सेंटेंस मतलब इंप्रूवमेंट नहीं पूछा था, एरर पूछा था किस पार्ट में एरर है, तो हमारा इस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इवल मैजिक डज इट पसेसिस टू ड्रॉ द ह्यूमन हार्ट सो पावरफुल टू इट। मतलब वो कह रहा है कि वॉट इवल मैजिक डज, जो इवल मैजिक है वो क्या करता है, इट पसेसिस टू ड्रॉ द ह्यूमन हार्ट, जो ह्यूमन का हार्ट होता है उसको क्या करता है, पसेस करता है, ठीक है, पसेस टू ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ द ह्यूमन हार्ट। अब कैसे करता है, पावरफुली करता है, तो पावरफुल क्यों आएगा, पावरफुली करेगा ना, तो पावरफुली हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 8, देखो ये इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। 3 वर्ड होते हैं हमारा, एक होता है आफ्यू, ठीक है, एक होता है फ्यू, एक है हमारा आफ्यू, एक है दाफ्यू। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना, ये तीनों वर्ड काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, ठीक है, कभी कभी आपको दे देगा और वो अनकाउंटेबल मतलब नाउन के साथ लगा के दे देगा और वहां पर ये नहीं आएगा, तो इस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। या कहीं पर अभी मैं आगे बताता हूँ, तो हमेशा ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्यू, अफ्यू और द फ्यू, ये तीनों किसके साथ यूज होते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि एरर यहां से भी बनता है। फ्यू का मतलब होता है कोई चीज बहुत कम होना, और मतलब स्मॉल समथिंग इन स्मॉल अमाउंट, समथिंग इन स्मॉल नंबर, अमाउंट मत लिखो, नंबर, समथिंग इन स्मॉल नंबर, लेस देन एक्सपेक्टेड या लेस देन नीडेड। मतलब सपोज मतलब आपको खाना खाना है और आपके घर पे आपने जो खाना बनाया है, सुबह मम्मी ने खाना बनाया, सिर्फ एक रोटी है और आप खाना खाते हो, आप रोटी खाते हो, 4 रोटी खाते हो आप, तो वहाँ पर आप क्या लगाओगे, क्या वर्ड यूज करोगे, फ्यू, कि एक तो कम है और वो भी सफिशियंट नहीं है, कम है लेकिन और सफिशियंट नहीं है, कोई चीज़ कम होना और सफिशियंट ना होना। देखो एक चीज़ होता है कि कम है लेकिन काम चल जाएगा, एक चीज़ है जो इंसान 4 रोटी खाता है वो एक रोटी होगी उसके लिए, तो कैसे काम चलेगा। हाँ 4 रोटी खाता है, अगर 3 रोटी अवेलेबल है तो काम चल जाएगा, कि कोई चीज़ की कमी है लेकिन उतना कमी नहीं है कि कोई दिक्कत आए। तो जो फ्यू होता है उसका मतलब है कोई चीज़ संख्या में कम होना और मतलब लेस देन नीडेड होना, कि मतलब ज़रूरत काम भी ना चले उसके लिए हम फ्यू यूज करते हैं। जैसे कि फ्यू पीपल अटेंड द मीटिंग, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था
मतलब जो जितने लोगों से हमने एक्सपेक्ट किया था उतने लोग नहीं आए। मतलब अगर सपोज हमने 100 लोगों से एक्सपेक्ट किया तो 10 लोग ही आए। अगर हमने 100 लोगों से एक्सपेक्ट किया 10 लोग ही आए, तभी हम फ्यू बोलेंगे ना। 10 20 30 लोग आए तो हम बोलेंगे बहुत कम लोग आए, ना के बराबर आए। तो फ्यू का एक सेंस होता है, अगर आप देखा जाए तो ना के बराबर, कोई चीज होना ना के बराबर। फ्यू का मतलब क्या होता है, कोई चीज होना ना के बराबर। अब जैसे वहीं पर आ फ्यू आ गया, आ फ्यू का क्या सेंस होता है, कोई चीज कम संख्या में होना लेकिन सफिशियंट होना। वही बात जैसे कि घर में आपके 4 रोटी हैं, मतलब आपको भूख लगती है 4 रोटी की लेकिन अवेलेबल है 3 रोटी, तो आप बोलोगे कि कम है लेकिन सफिशियंट है, 3 रोटी से काम चल सकता है। 100 लोगों को इन्विटेशन दिया, 90 लोग आए, तो वहां पे क्या लगाएंगे, द फ्यू आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे कि मैं बोलूँ शी एट अ फ्यू कुकीज, मतलब उसने कम कुकीज खाए, लेकिन इतना भी नहीं है कि उसने ना के बराबर कुकीज खाए, खाए लेकिन थोड़े कम खाए। इसका मतलब होता है ये। वहीं पर एक होता है हमारा दाफ्यू, एक होता है हमारा क्या होता है, दाफ्यू। अब दाफ्यू होता है स्मॉल ग्रुप के लिए ही होता है, लेकिन इसमें क्या फ़र्क होता है कि इसको एक्सप्लेन किया जाता है फर्दर। जैसे द फ्यू स्टूडेंट हु पास्ट। अब देखो मैं यहाँ पर एरर कैसे दे देगा सवाल में एग्जामिनर, यहाँ पर दा ना लगा के यहाँ पर दे देगा अ फ्यू स्टूडेंट हु पास्ड द एग्जाम वर रिवॉर्डेड। कुछ बच्चे जो जिन्होंने एग्जाम पास किया था उनको रिवॉर्डेड किया गया। ठीक है, उनका मतलब एक तरह से रिवॉर्डेड किया गया, स्वागत सत्कार किया गया एक तरह से। अब देखो आ फ्यू स्टूडेंट हु पास्ड, मतलब कुछ स्टूडेंट जो पास हुए उन्हें क्या हुआ, रिवॉर्डेड किया गया। तो आगे फर्दर अगर एक्सप्लेनेशन दे रखी है तो फिर हम आ फ्यू नहीं लगाएंगे वहाँ पर। अगर आगे एक्सप्लेनेशन दे रखी है तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वहाँ पर लगाएंगे हम द फ्यू। तो इसलिए हमारा यहाँ पर आएगा द फ्यू। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एमटीएस का क्वेश्चन है ये, आई एट अ फ्यू ब्राउन राइस दिस मॉर्निंग। मैंने इस सुबह कुछ ब्राउन राइस खाए थे। अब एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया है कि जो फ्यू है, चाहे आपका फ्यू है, चाहे आपका अ फ्यू है या द फ्यू है, ये किसके लिए यूज होता है, क्या बताया मैंने अभी। तो ये यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ। अब ये बताओ, जो आप ब्राउन राइस खा रहे हो वो गिन के खाते हो क्या भाई, अमाउंट ऐसा तो है नहीं कि गिन के खाते हो, तो वो तो अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो जो ब्राउन राइस है जब अनकाउंटेबल नाउन है तो वहां पर आ फ्यू नहीं आएगा। या तो बोलो आई एट अ लिटिल लिटिल राइस दिस मॉर्निंग या आई एट सम राइस दिस मॉर्निंग। तो इन दोनों में से कोई एक आएगा। या तो देखो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आएगा तो सम या आ लिटिल एक ही ऑप्शन में होगा। या आपसे पूछ लिया जाए कि किस वाले पार्ट में एरर है, अगर जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि किस वाले पार्ट में एरर है, तो जिसमें आ फ्यू दे रखा है, आपको पता है कि आ फ्यू किसके साथ यूज होता है, आ फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। और आ फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है और ब्राउन राउस तो मेरा अनकाउंटेबल नाउन है, तो मेरा यहाँ यूज नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। वैसे ही यहाँ पर आपका दे रखा है लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। ये जो यूज होते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। और सेम वही मतलब है इनका जो काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन में फ्यू का था। जैसे लिटिल स्मॉल अमाउंट लेकिन कोई चीज़ सफिशियंट नहीं होना, जैसे हमने एग्जांपल दिया। जैसे कि आप एक बाउल चावल खाते हो और 1/5 बाउल चावल हैं बस, तो आपके लिए क्या है वो, वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, लिटिल लगाएंगे। ऐसे ही आ लिटिल, कोई चीज़ स्मॉल अमाउंट में तो है लेकिन सफिशियंट है। सपोज एक बाउल आप चावल खाते हो, लेकिन 4/5 आपका उसमें है, तो आप 4/5 से मतलब ये आपका आ लिटिल लगाओगे। द लिटिल की कोई चीज़ लेस अमाउंट में लेकिन आगे वो क्या कर रही हुई है, फर्दर एक्सप्लेन की गई है। अब जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, आई कैन नॉट गिव एनी रुपी टू पुअर मैन। मैं पुअर मैन को एक भी रुपया नहीं दे सकता हूँ, बिकॉज आई हैव अ लिटिल मनी। अब एक बार बताओ, आपके पास 100 रुपये होने चाहिए थे, लिटिल मनी का मतलब क्या है, अब आपके पास एक अमाउंट होना चाहिए था। ठीक है, अब आपके पास अगर आर लिटिल का मतलब होता है कम होना लेकिन सफिशियंट होना, आप दे सकते हो किसी को, सामने वाले इंसान को पैसा दे सकते हो। तो यहाँ पर आप कह रहे हो कि मैं एक भी रुपया नहीं दे सकता, इसका मतलब आपके पास बहुत कम पैसा होगा। जब आपके पास बहुत कम पैसा होगा तो आर लिटिल क्यों लगा रहे हो, सिर्फ लिटिल लगाओ ना। तो यहाँ पर आर लिटिल मेरा गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना। अच्छा, इसमें कुछ और चीज़ें हैं जैसे मच और मैनी में थोड़ा सा ध्यान रख लो। जैसे देखो, मच जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है और मैनी जो होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। कई बार यहाँ से एरर बनते हैं और आप पेपर में नहीं कर पाते हो, लेकिन आज के बाद गलत मत करा। एमटीएस में सवाल बना है और ये सारे सवाल देखो, अब इतना तो मुझे भी नहीं ध्यान रहता कि कौन सा 2023 का कौन सा 2022 का है,
जो ध्यान रहता है वो मैं बता देता हूँ, लेकिन ये सारे सवाल एग्जाम्पल MTS 2022 और MTS 2023 के ही हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें यहाँ से अलग से कोई भी सवाल नहीं है। तो देखो, नाउ हाउ मच ऑटोग्राफ वुड यू लाइक। अब एक बार बताओ, आई कैन डू जॉइंट अप राइटिंग नाउ यू नो। अब देखो, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कितने ऑटोग्राफ चाहिए, आपको कितने ऑटोग्राफ चाहिए बताइए। अब ये को बताओ कितने ऑटोग्राफ चाहिए। अब आप साइन कर रहे हो, ऑटोग्राफ कोई अनकाउंटेबल नाउन थोड़ी नहीं है, तो मच क्यों मच ना आके यहाँ पे क्या आएगा, मैनी आएगा, ठीक है। तो मच के साथ आपका अनकाउंटेबल नाउन यूज होता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द लास्ट टाइम ही रिपीटेड द सेम मिस्टेक, आई थॉट ही वुड फील मैनी सॉरी बट आई वाज रॉन्ग। मतलब द लास्ट टाइम ही रिपीटेड द सेम मिस्टेक, लास्ट टाइम उसने ये सेम गलती करी थी, मैंने सोचा था कि वो अपनी गलती पे बहुत पछताया होगा, बट मैं गलत था, ऐसा नहीं हुआ, है ना, नालायक होगा कोई इंसान। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब ये बताओ, मैंने सोचा था कि उसने बहुत मतलब पछताया होगा। अब आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि वो 1 किलो पछताया होगा, 5 किलो पछताया होगा, या एक बार पछताया होगा, 2 बार। ये आप किसी मतलब इसको मेजर नहीं कर सकते कि वो कितना पछताया होगा। तो हमेशा सॉरी क्या है आपका, सॉरी एक अनकाउंटेबल नाउन है। जब सॉरी एक अनकाउंटेबल नाउन है तो आपका मैनी ना आके यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा मच। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो रूल है, जस्ट बेटा सेकंड, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। यस। तो देखो यहाँ पर जो हमारा दूसरा सवाल है, प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, कहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट आएगा। तो देखो, मैं आपको आज बता देता हूँ, आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अ पेयर ऑफ यूरेशियन जैस ओवर द फॉरेस्ट यस्टरडे, जहाँ पर देखो दोनों में ही काम हो चुका होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम हो चुका है, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, या जैसे मैं पास्ट इंडेफिनिट में बोलूँ कि मैं खाना खा चुका था, है ना, मैं सॉरी मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। तो दोनों ही आपके सेंटेंस में मतलब काम हो चुका होता है। तो अब हमको ये समझ में नहीं आता कि हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाए हैं या हम पास्ट परफेक्ट लगाएं। तो देखो, जहाँ पर हमारा टाइम पर फोकस हो, जहाँ पर टाइम गिवन हो, जहाँ पर टाइम दिया हो, वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनाओ। वो किस में बनाओगे, वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनाओ। और जहाँ पर टाइम नहीं दिया है, आपका किस पे फोकस है, एक्शन पे, काम कंप्लीट हो गया है, मैंने जैसे खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ, तो ये हमेशा किस में बनाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। मतलब पास्ट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर पेपर में देखो एरर, अब जैसे यहाँ से आया, आ पेयर ऑफ यूरेशियन जैस ओवर द फॉरेस्ट यस्टरडे। अब देखो यस्टरडे आ गया, अब काम तो हो चुका है, अब आप बोलोगे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाऊं या पास्ट इंडेफिनिट में बनाऊं, तो इसको बनाओ पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि यहाँ पर यस्टरडे दिया है। जहाँ पर टाइम दिया है वहाँ पर हमेशा टेंस किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। अगर आप कंफ्यूज हो कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा या पास्ट इंडेफिनिट में, तो जहाँ पर टाइम पर फोकस दिया जाता है ना, वहाँ पर हमेशा जो सवाल बनता है वो कहाँ पर किससे बनता है, आपका इंडेफिनिट में बनता है, पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, जिसको हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। तो देखो, पास्ट इंडेफिनिट किस पे फोकस करता है, पास्ट इंडेफिनिट फोकस करता है यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंडे, लास्ट ईयर, मतलब बेसिकली किस पे फोकस कर रहा है, ये इसका फोकस है टाइम पर, इसका फोकस किस पर है, टाइम पर। अगर टेंस में ऐसे दे रखा है पास्ट या यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीकेंड, लास्ट मंथ, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, ये बनेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में। वहीं पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, ये फोकस करते हैं एक्शन पे। जैसे कि आई हैव स्टडीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ चुका हूँ, तो बिल्कुल अच्छी बात है, आप इंग्लिश पढ़ चुके हो। लेकिन मैं यहाँ पर बोल दूँ आई हैव स्टडीड यंग इंग्लिश यस्टरडे, मैं कल इंग्लिश पढ़ चुका था, मतलब पढ़ चुका हूँ मैं कल। तो यहाँ पर फिर जब यहाँ पर टाइम पर फोकस कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर हैव नहीं आएगा, ये सिंपल पास्ट में बनेगा, और सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है आई स्टडीड इंग्लिश यस्टरडे। तो इस तरह से आपको एरर आराम से आप बना लोगे कि जहाँ पर टाइम दिया है, जैसे कल दिया है, 2 घंटे, मतलब कोई टाइम एग्जैक्ट टाइम दे रखा है, या 1 साल पुराना टाइम दे रखा है, कितना भी, वो पास्ट इंडेफिनिट में दिया है, और जहाँ पर एक्शन पे फोकस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। नेक्स्ट जो रूल है वो ये है हमारा कि जो वन ऑफ करके जो आता है, वन ऑफ द लगा रहा है या नहीं लग रहा है, वन ऑफ के बाद हमेशा यहाँ प्लूरल नाउन आता है।
क्योंकि देखो वन ऑफ मतलब वन ऑफ का मतलब होता है कि हम बहुत सौ में से एक की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एमटीएस में सवाल बना है, द पुलिस रिलीज्ड आ स्टेटमेंट, पुलिस ने एक रिलीज किया स्टेटमेंट सेइंग दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट बीसीएस अटैक। मतलब ये जो अटैक है ये वन ऑफ द मोस्ट बीसीएस अटैक्स में से एक अटैक है। मतलब जो आप जितने भी आपके मोस्ट बीसीएस अटैक हैं उनमें से एक अटैक ये भी है। तो ये बहुत सारे अटैकों में से जब हम एक की बात करते हैं तो हमेशा ये प्लूरल में बनेगा, वन ऑफ द मोस्ट अटैक्स। तो ये किस में आएगा, हमारा प्लूरल में आएगा। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल आता है। और एक और चीज़, इन्फिनेटिव, सबसे ज़्यादा एरर यहाँ से बनता है। देखो टू के साथ हमेशा बी वन आएगा, हमेशा टू के बाद आपको सेकंड फॉर्म लगा के दे देगा, थर्ड फॉर्म लगा के दे देगा। आप PYQ उठा के देख लो, कम से कम 10-12 क्वेश्चन पूछे गए होंगे, टू के साथ B1 नहीं लगाएगा। ठीक है, तो हमेशा टू के बाद B1 आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। जैसे आई रोड माई बाइक टू वर्क दिस मॉर्निंग, तो टू के साथ क्या आएगा, वर्क आएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आई ऑलवेज ट्राई, मतलब टू के साथ 95% केसेस में, और भी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं टू के साथ, मतलब कभी ऐसा होता है कि नहीं भी आता, कुछ और चीज़ें भी लगती हैं, लेकिन 95% केसेस में। और मैंने एक चीज़ देखा है, MTS 2022 और 23 में जितने भी सवाल बने हैं वहाँ टू के बाद B1 वाले ही सवाल बने। तो हमेशा ध्यान रखो कि जहाँ पर टू आए उसके बाद जो मेन वर्ब आएगी टू के बाद वो B1 आएगी। जैसे वॉट की जगह क्या आएगा, टू वाई आएगा। हमेशा क्या आएगा, वर्क की जगह वर्क आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि टू के बाद हमेशा B1 आता है। ये MTS के ही सवाल है, ठीक है। और काफ़ी सवाल थे और बाद बाकी के मैंने लिखे नहीं है, इसी रूल से काफ़ी सवाल बने हैं। अब देखो पूरे ग्रामर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, हर शिफ्ट में एक सवाल यहाँ से बनता ही बनता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बनता है, लेकिन 80% चांस बन रहते हैं कि हर शिफ्ट में यहाँ से सवाल बनने के। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इतने सवाल बनते हैं ना, कम से कम मैंने तो यहाँ पर कुछ 10-12 सवाल ही लिख के लाया हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, जो मैंने, ये सारे MTS के सवाल हैं, लेकिन इतने सवाल बनते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। अगर आप मुझसे पूछोगे कि ग्रामर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि ग्रामर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जिस बच्चे को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है वो ये समझ लो वो ग्रामर में बहुत अच्छे से मतलब काम कर पाएगा। देखो कोई भी एरर पूछा जाता है ना, या कोई भी आपको सब्स्टिट्यूशन आता है कि या तो ये पूछे कि एरर कौन सा है, या आपसे पूछे कि इसको सही करके लिखो, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है इन सभी के साथ। मतलब कोई भी टेंस में अगर आप एरर देख रहे हो, कोई भी टेंस में अगर आप एरर देख रहे हो, तो ये देखो कि इसमें जो एरर है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है कि नहीं। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि सब्जेक्ट के जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं, जो पोसेसन है वो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। और बहुत एरर बनते हैं यहाँ से, बहुत एरर। जैसे हमारा पहला सवाल है, MTS का ही सवाल है, द टाइम स्केल ऑफ प्रोकैरियोटिक एवोल्यूशन हैव बीन डिफ़िकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट बिकॉज ऑफ लिमिटेड फॉसिल रिकॉर्ड। सपोज ये सवाल आया और आपको नहीं पता कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सवाल है या किसका सवाल है, ये बात आप नहीं जानते, लेकिन आप सबसे पहले ये देखो कि सब इसमें जो वर्ब है, हमेशा किसी भी सवाल में, मेरी एक बात गांठ बांध लो आज, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, हमेशा सवाल में ये देखा करो कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। मेन वर्ब है उसमें ऐसा तो नहीं है कि एस लगा हुआ है, एस नहीं आना था, ये सारी चीज़ें देखा करो। अब देखो द टाइम स्केल देखो, ऑफ हम प्रोपोजिशन है, इसके बाद है मेरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यहाँ क्या है वो नहीं देखना। टाइम स्केल क्या है, मेरा मेन नाउन मेरा टाइम स्केल है। अब टाइम स्केल क्या है, सिंगुलर नाउन है, और आपको पता है सिंगुलर नाउन के साथ हैव यूज नहीं करते, सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज करते हैं, हैज करते हैं। तो मुझे एरर मिल गया। अब ये इतना बड़ा टेंस दे रखा है, इसमें मुझे ना इसकी मीनिंग निकालनी ना कुछ करना, मेरा एरर बन जाएगा विदाउट ये कुछ भी करे। आज अच्छा दूसरा सवाल, ये भी MTS में पूछा गया है। देखो सवाल था, आई हैड बेक्ड, और बेक्ड, बेटा सेकंड, ये वाला बेक्ड होना चाहिए। आई हैड बेक्ड द केक बिफोर माई मदर अराइव्ड। ओके ओके, आई हैड बेक्ड और बेक्ड द केक बिफोर माई मदर अराइव्ड। तो बेसिकली जो पेपर में सवाल था वो क्या था, मतलब वो ये था, आई बेक्ड द केक बिफोर माई
मदर अराइव्ड, कि जो मैंने केक है वो अपनी मम्मी के आने से पहले ही मतलब बेक कर लिया था। तो आपने जब टेंस पढ़ा है तो टेंस में एक चीज़ पढ़ते हो ना कि एक होता है हमारा पास्ट, जो पास्ट होता है वो सिंपल पास्ट में बनता है, और जो पास्ट ऑफ पास्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है। ठीक है, तो एक बार बताओ, मेरी मम्मी के आने से पहले माई मदर अराइव्ड, मैं केक बेक कर चुका था, केक बेक कर चुका था। तो पहले प्रोसेस कौन सी हुई है, मम्मी पहले आई है या केक पहले बेक हुआ है? तो आप बोलोगे भैया केक पहले बेक हुआ है, मम्मी केक बेक होने के बाद आई हैं। तो मम्मी बाद में आई हैं, तो पास्ट में कौन सा है, मम्मी। और पास्ट का पास्ट मतलब मम्मी भी पास्ट में आई है, लेकिन मम्मी से पहले क्या कर दिया है मैंने, केक को बेक कर लिया है। तो केक को जब बेक कर लिया, पास्ट ऑफ पास्ट किस में बनेगा, तो पास्ट ऑफ पास्ट आप बोलोगे कि भैया पास्ट ऑफ पास्ट बनेगा पास्ट परफेक्ट में। और जब पास्ट परफेक्ट में बनेंगे तो बेक्ड हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे, आई हैड ऑफ ए बेक की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आई हैड बेक्ड द केक। ये चीज़ समझ में आती है, आई हैड बेक्ड द केक बिफोर माई मदर अराइव्ड। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आती है, आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेसिकली ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सवाल नहीं है, ये टेंस का है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखो यहाँ पर, है ना। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है आपका एमटीएस का, स्नो लाइटली एज एवरीवन वाज लीविंग चर्च। अब देखो एक चीज़ है यहाँ पर, स्नो, अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, फॉलिंग, इज फॉलिंग, वाज फॉलिंग या फॉलन, कि जो स्नो है वो धीरे धीरे गिर रही थी जब लोग चर्च से निकल रहे थे। अब एक बार बताओ, इज फॉलिंग आएगा यहाँ पर या फॉलिंग आएगा या वाज फॉलिंग आएगा या फॉलन आएगा? तो देखो सबसे पहले पहला ऑप्शन देखता हूँ, फॉलिंग। अब एक बताओ, फॉलिंग मेरा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अगर फॉलिंग आएगा तो इससे पहले इज एम आर कुछ तो आना चाहिए, और इसमें इज एम आर तो कुछ है नहीं, तो आप बोलोगे ये मेरा फॉलिंग तो नहीं होगा। अब मैं दूसरा ऑप्शन देखता हूँ, दूसरा ऑप्शन है इज फॉलिंग, स्नो इज फॉलिंग एज एवरी वन वाज लीविंग द चर्च, मतलब जब सब लोग बाहर निकल रहे थे चर्च से, जब स्नो गिर रही है। अब बताओ, आप बोलोगे कि भैया ये कौन सा सेंस है, एक लाइन तो बोल रहे हो आप पास्ट में, एक बोल रहे हो प्रेजेंट में। कैसे कि जब सब लोग चर्च से बाहर निकल रहे थे, जब स्नो गिर रही है। आप बोलोगे भैया स्नो भी गिर रही थी जब सब लोग बाहर निकल रहे थे, ऐसा नहीं है कि चर्च में से बाहर जब निकल रहे थे स्नो अब गिर रही है। स्नो तभी गिर रही थी जब लोग चर्च से बाहर निकल रहे थे। तो जो मेरा ये यहाँ पर आएगा ना वर्ब आएगा, ये भी जो ये मेरा क्लॉज बनेगा, ये टेंस बनेगा, ये भी मेरा पास्ट में ही बनेगा। तो इज इसलिए मेरा यहाँ पे इज नहीं आएगा, इसलिए मेरा यहाँ पर वॉज आएगा। फॉलिन इसलिए नहीं आएगा, फॉलिन के लिए मुझे हैड या हैव कुछ तो चाहिए, वो यहाँ पर है नहीं और उसका कोई सेंस भी नहीं बनता। स्नो गिर रही थी तो पहली बात तो कॉन्टिन्यूस में बनेगा, और हमको ये देखना है कि एज एवरीवन वाज लीविंग चर्च कब गिर रही थी, जब सब लोग चर्च से निकल रहे थे। तो जब निकल रहे थे जब चर्च से, तो जब ये चीज़ पास्ट में है तो स्नो भी पास्ट में ही गिर रही होगी। तो इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अगर देखा जाए तो एक तरह से टेंस का ही एरर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारा, टू ट्रीट नाइटमेयर डिसऑर्डर देयर इज अ नंबर ऑफ मेडिकेशंस एंड थेरेपीज। अब देखो पेपर में जो सवाल दे रखा था इस तरह से दे रखा था, एमटीएस 2022 का सवाल है मे बी ये, टू ट्रीट नाइटमेयर डिसऑर्डर देयर इज अ नंबर ऑफ मेडिकेशंस एंड थेरेपीज। जो हमारे नाइटमेयर डिसऑर्डर हैं उनको ट्रीट करने के लिए बहुत सारी संख्याओं में मेडिकेशन और थेरेपीज हैं। तो ये बताओ, देयर देखो अपने अकॉर्डिंग वर्ब, देयर के बाद जो वर्ब आती है वो इसके अकॉर्डिंग आती है कि इसके बाद क्या है। जब ये मेरा प्लूरल है थेरेपीज और मेडिकेशन, तो यहाँ पर मैंने इज क्यों लगाया है, तो यहाँ पर ना तो इज आएगा ना आर आएगा, देयर आर नंबर ऑफ मेडिकेशंस। जब यहाँ पर हमारा ये प्लूरल में है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल में आएगी, ये चीज़ याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, देयर इज नो बिग डील इफ सी डिड नॉट केम टू द पार्टी। अब देखो एक चीज़ है, आपने टेंस तो पढ़ा होगा, आपको एक चीज़ पता है टेंस अगर आपने नहीं पढ़ा तो भाई पढ़ लेना अलग से। अगर आपको यही नहीं पता कि पास्ट इंडेफिनिट में डिड आता है, पास्ट परफेक्ट में क्या यूज होता है हेल्पिंग वगैरह, अगर आप अभी आपको नहीं पता तो भाई वो पढ़ दो। मैं ये तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तो पता होगा कि सिंपल पास्ट, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, और जो मेन वर्ब होती है डिड के बाद वो V1 आती है, डिड प्लस V1 आती है। ये बात मैं मतलब ये चीज़ मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, जब हम 4th 5th में होते हैं तब से ही टेंस पढ़ते आते हैं। तो देखो, देयर इज़ नो बिग डील इफ़ सी डिड नॉट, अब डिड नॉट है
पेपर में जो सवाल दे रखा था वो ऐसे दे रखा था कि डिड नॉट केम। अब एक बताओ, डिड नॉट के साथ, डिड नॉट के बाद तो हमारा कम आएगा, कम आएगा, ठीक है। सॉरी, मतलब ये डिड के साथ डिड आता ही नहीं है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में एक चीज़, जो पास्ट इंडेफिनिट होता है आपका उसमें डिड नहीं आता, सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। लेकिन ये आता, ये रूल है हमारा अफर्मेटिव के लिए, जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। अगर कहीं पर हमारा नॉट आ रहा है तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हमने डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि अगर डिड नहीं लगा रहे हैं हम तब सेकंड फॉर्म आएगी। अब ये चीज़ तो पता ही होगी, खैर इस पे मैं क्या एम्फेसाइज करूँ वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो जस्ट वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट सवाल है, द डे वाज वार्म, सॉरी द डे आर वार्म सो द स्टूडेंट्स एट देयर लंच आउटसाइड। मतलब डे कैसा था, गर्म था, इसलिए जो विद्यार्थी थे उन्होंने अपना लंच कहाँ किया, बाहर किया, खुले में किया, ठीक है, बाहर जाकर, आउटसाइड जाकर उन्होंने अपना लंच किया। तो एक बार बताओ, ये मेरा टेंस है पास्ट में, तो ये प्रेजेंट में कैसे हो सकता है, जब लोगों ने, मतलब जब स्टूडेंट्स ने लंच किया था, किस दिन किया था, जिस दिन उन्होंने लंच किया उसी दिन तो दिन गर्म था। द डे आर वार्म, जिसकी वजह से उन्होंने लंच किया। तो जब मेरा ये पास्ट में है तो ये भी मेरा पास्ट में होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर डे की जगह, डे आर की जगह क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए। तो किस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, इस वाले पार्ट में मेरा एरर हो जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो मैटर हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म्ड दे इवेंचुअली बिकम्स टू हैवी एंड सकम्ब टू ग्रेविटी। अब आपको बताना है इसमें क्या एरर है। तो देखो, नो मैटर हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म्ड, माउंटेन्स क्या है, मेरा प्लूरल है, माउंटेन्स मेरा प्लूरल है। आर फॉर्म्ड, दे इवेंचुअली, दे इवेंचुअली। अब ये बताओ, हमारी सिंगुलर नाउन के साथ, आपको ये बात तो पता होगी कि सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में हम एस या ई एस लगाते हैं, ये बात पता है। बट प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ हम वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं, ये बात आपको पता है, आई होप पता होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर दे क्या है, मेरा प्लूरल नाउन है। जब मेरा दे प्लूरल नाउन है तो मेरा जो वर्ब है वो बिकम्स क्यों होगा, वो मेरा बेस फॉर्म होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए, मेरा बिकम होना चाहिए। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ब्लैक होल्स कैन हैव पावरफुल इफेक्ट ऑन देयर सराउंडिंग। जो ब्लैक होल है उसका ब्लैक होल्स, मतलब पेपर में सवाल कैसे था, ये मैंने थोड़ा सा गलती कर दी यहाँ पर, ये चीज़ लिख के, ठीक है, यहाँ पर खाली हैज दे रखा था। ब्लैक होल्स कैन हैज पावरफुल इफेक्ट ऑन देयर सराउंडिंग, कि जो ब्लैक होल्स का पावरफुल इफेक्ट है कहाँ पर, सराउंडिंग्स पे। अब एक बताओ, मैं नाउन देखूँ, नाउन क्या है, मेरा ब्लैक होल्स है, तो ये क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हैव तो आता नहीं है, प्लूरल के साथ क्या आता है, हैज आता है। तो मेरा ये गलत हो गया, क्या हो जाएगा, हैव मेरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा हैव क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, माई रिसर्च फोकस ऑन मरीन मैमल्स बिहेवियर इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन। देखो, अगर आपको नहीं भी पता हो ना कि ये जो एरर है ये किसका है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है या नहीं, आप बस पहले, सबसे पहले यही देखा करो कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर तो है या नहीं। तो सबसे पहले देखो, नाउन है मेरा माई रिसर्च, और माई रिसर्च, जब मेरा ये जो रिसर्च, मतलब ये मेरा एडजेक्टिव है और ये मेरा नाउन है। रिसर्च मेरा क्या है, रिसर्च मेरा प्लूरल, मतलब सिंगुलर नाउन है, रिसर्च सिंगुलर नाउन है। तो जब सिंगुलर नाउन है तो जो मेरी वर्ब है, वर्ब में क्या आएगा, या तो एस आएगा, ये या ई एस आएगा। लेकिन जो मेरी ये वर्ब है इसमें तो ना मैंने एस लगाया ना ई एस लगाया, तो यहाँ पर फोकस ना होके फोकसिस हो जाएगा। तो इसलिए मेरा जो एरर है वो यहाँ पर हो जाएगा, यही चीज़ समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखो, आप MTS में जो सवाल बना है, द डेकोरेशन ऑफ द रूम्स इज या आर ब्यूटीफुल। एक मिनट, यहाँ पर जो पेपर में सवाल दे रखा था वो दे रखा था ये, द डेकोरेशन ऑफ द रूम्स आर ब्यूटीफुल। जो आपकी डेकोरेशन है रूम की वो ब्यूटीफुल है। तो आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे रूम्स दे रखा है और रूम्स के हिसाब से आर तो सही है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर तो नहीं हुआ। मैं बोलूँगा आपके थप्पड़ लग गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये रूम्स के अकॉर्डिंग आप आर कैसे लगा सकते हो। आप, मैंने हमेशा बताया ऑफ के बाद, जैसे अगर देखो यहाँ से, यहाँ मेरा ये नाउन है, यहाँ द या कुछ भी आए, ठीक है, यहाँ पर कोई एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव के बाद मेरा नाउन आया, नाउन के बाद अगर मेरा ऑफ आ रहा है तो ऑफ के बाद मेरा
हमेशा एक चीज़ पता होगी ना कि प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो ये हमेशा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो मेरी वर्ब होती है इसके अकॉर्डिंग नहीं आती है। जो मेरी वर्ब होती है, जो मेरा ये पहला वाला नाउन होता है ना, ये वाला नाउन होता है, मेरी वर्ब आती है इसके अकॉर्डिंग। मेरी वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? डेकोरेशन के अकॉर्डिंग। और अब आप बताओ डेकोरेशन प्लूरल है या सिंगुलर है? आप बोलोगे भैया अब समझ में आया, थप्पड़ मत मारो, यहाँ पर आएगा इज। यहाँ पर क्या आएगा? इज आएगा। तो द डेकोरेशन ऑफ द रूम्स, हम इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि रूम्स दिया है, आर नहीं, आर तो आएगा ही आएगा, आर तो सही है। लेकिन भाई ये गलती मत करना पेपर में। मैं हमेशा इंग्लिश ग्रामर, मैं अपना भी बता रहा हूँ, या मैंने मतलब अपना भी गोल्डन रूल जब मैं तैयारी कर रहा था मैंने भी यही अपनाया था, और आपको भी वही सजेशन करूंगा कि कभी भी कोई ग्रामर का सवाल लगा रहे हो तो हमेशा ये देखो कि सवाल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तो नहीं है। अगर सवाल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तो ठीक है, अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब ठीक है तब देखो कि ये एडवर्ब का है या किसका है। क्योंकि जो आपके 50% सवाल बनते हैं ना, 50% नहीं बोलो चलो, 30 से लेके 40% सवाल जो बनते हैं ना वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बनते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बनते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका रैपिड क्लाइमेट वार्मिंग इन द टुंड्रा बायोम हैव बीन लिंक्ड टू इंक्रीजिंग श्रब डोमिनेंस। अब देखो, अब मैंने आपको करा दिया है तो अब आप कर पा रहे होंगे, लेकिन मॉक में देखोगे तो फिर भी आप गलती मत करना। ठीक है। यहाँ पर जो मेरा क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या है? मेरा नाउन है, और जब मेरा ये सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ हैव क्यों लगा रहा हूँ मैं? है जाएगा, तो इस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दे आर वेटिंग फॉर द बस व्हेन द एक्सीडेंट हैपन। जब एक्सीडेंट हुआ था तब वो क्या कर रहे थे? बस का इंतजार कर रहे थे। तो देखो, जब एक्सीडेंट पास्ट में हुआ है तो बस का इंतजार भी तो वो पास्ट में ही कर रहे होंगे। और जो आपका एमटीएस में सवाल दिया उन्होंने क्या करा? आर लगा दिया, तो आर नहीं आएगा, वर आएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट सवाल एमटीएस का ही हमारा। ठीक है। ह्यूमंस आर ड्रॉन टू फूड डेट इज फैटी, जो मतलब सवाल दिया था पेपर में, ये इस तरह से था, ह्यूमंस आर ड्रॉन टू फैटी, सॉरी, ह्यूमंस आर ड्रॉन टू फूड्स डेट इज फैटी, स्वीट एंड कॉम्प्लेक्स। ह्यूमन, अब देखो ये इज, मैंने क्या बोला सबसे पहले सवाल में? देखो कि एरर किसका है। अब देखो एज आया है, अब आप बोलोगे कि भैया एज किसके लिए आया है? तो ये डेट है मेरा रिलेटिव प्रोनाउन, डेट है मेरा रिलेटिव प्रोनाउन, तो मतलब एज किसके लिए आया है? इसके लिए आया। मतलब जस्ट रिलेटिव प्रोनाउन आता है जस्ट जो हमारा जिसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उसके जस्ट बाद आता है, तो डेट जस्ट पहले वाले को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरा फूड्स क्या है? तो आप बोलोगे मेरा भैया ये जो फूड्स है ये मेरा सिंगुलर, सॉरी, प्लूरल नाउन है। अब आप बोलोगे भैया मेरा प्लूरल नाउन है, तो एज तो किसी भी हालत से नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ आता है एज, इसलिए मेरा यहाँ पर आर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पर एमटीएस का में ही पूछा गया है। ये 2-3 सवाल जो एंड के ये 2023 के सवाल हैं। ठीक है। ऑल दीज थिंग्स हैपन बिकॉज सी डू नॉट पे हीड टू माई वर्ड्स। तो देखो सी के बाद डू लगा दिया था पेपर में, पेपर में सी के बाद डू दे रखा था, और आपको पता है ही, सी, इट या किसी, सॉरी, ऐसे तो पढ़ते थे हम जब 6th-7th में थे, 6th-7th में थे, मैं तो ऐसे ही पढ़ता था, मतलब कि ही, सी, इट या किसी नाम के साथ सिंगुलर नाम, सिंगुलर मतलब वर्ब में एस या ई एस लगा देते हैं, तो डू में क्या लगा देंगे हम? डज लगा देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है। नेक्स्ट रूल है हमारा एंड। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है एंड। एंड एक ऐसा वर्ड है अपने से पहले जो लेगा अपने के बाद भी वो लेगा। अगर अपने से पहले कंपैरेटिव डिग्री ले रहा है तो अपने बाद भी कंपैरेटिव डिग्री लेगा। ठीक है। अगर अपने से पहले पॉजिटिव डिग्री ले रहा है तो अपने से बाद भी पॉजिटिव डिग्री लेगा। ठीक है। और अगर अपने से पहले सुपरलेटिव डिग्री ले रहा है तो अपने बाद भी सुपरलेटिव डिग्री लेगा। एग्जामिनर कैसे फंसा देगा आपको? एक सुपरलेटिव डिग्री पहले पॉजिटिव डिग्री दे देगा, बाद में कंपेरेटिव डिग्री दे देगा, पहले सुपरलेटिव डिग्री दे देगा, बाद में कंपेरेटिव डिग्री दे देगा। तो उससे बोलो एग्जामिनर से, भाई इतना आसान सवाल क्यों बना रहे हो? हम पढ़ रहे हैं अच्छे से तो थोड़ा हार्ड बनाओ, हमें इतना तो पता है ना। कट ऑफ क्यों जा रही है इतनी ज़्यादा? इसीलिए तो जा रही है भाई। द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्म्स टीचिस अस वन मेजर लेसन लाउड एंड क्लियरर। अब मैंने ये बात बोली ना, बहुत सारे लोग गाली दे रहे होंगे मन में कि भैया अगर तुम्हें आता है तो आप ऐसी बात करोगे, तुमको भी आ जाएगा भाई। इतनी कोई इनमें कोई 30 मार्क वाली बात नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहो। देखो ये क्लास देखो, मॉक लगाओ, एनालिसिस करो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जब आप
50 60 70 मॉक लगा लोगे ना इंग्लिश के, और लगा देखो 50 60 से भी अगर हलवा ना लगे तो कम से कम आपको 2 3 मॉक, आप देखो अब तो पेपर में बहुत कम समय रह गया है, लेकिन अगर इफ़ एनी चांस अभी आपके पेपर में 1 महीना मिले या ज़्यादा टाइम मिले तो मॉक लगाओ जितने से ज़्यादा हो सकें, जितने से ज़्यादा आप मॉक लगा सकते हो उतने मॉक लगाओ, अच्छे से एनालिसिस करो। अगर कोई ऐसा सवाल है जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा, जो रूल आपने नहीं पढ़ा वो नोट डाउन करो, आपको इतनी हेल्प होगी ना, एक टाइम पर आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो ये सारे सवाल हलवा लगने लग जाएंगे। आप ये वीडियो देख लो, लेकिन अगर आप मॉक नहीं लगाओगे तो आपका काम नहीं होगा। सवाल जब टीचर कराता है, जब मुझे भी कोई पढ़ाता था तो बहुत अच्छे से समझ में आते थे, जब खुद से लगाता था तो ऐसे मुंह की मतलब सवाल की तरफ देखता था, यार क्या है, और जब उसका आंसर देखा ये भाई इतना आसान, तो भाई यही है कि मतलब आपको देखना पड़ेगा कि कौन, मतलब जब ये चीज़ें आप एरर तभी पकड़ पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। एक कहावत ही भी है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो सवाल बहुत सारे थे, मैंने एक ही ऐड किया है, यहाँ पर लाउड पॉजिटिव डिग्री दे दी है, एंड लगाया है, यहाँ पर ये कंपेरेटिव डिग्री दे दी है, तो एग्जामिनर से बोलो भैया यहाँ भी कंपेरेटिव डिग्री लगाओ ना, ठीक है, तो हमारा इस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो एग्जामिनर क्या दे देगा, हार्डली हमेशा, मतलब आप ये रूल ध्यान रखना, हार्डली हमेशा वैन आता है, हार्डली के बाद क्या आता है, हमेशा वैन आता है, और नो सूनर के बाद हमेशा क्या आता है, देन आता है, ये चीज़ याद रखना। हार्डली के बाद हमेशा वैन आता है, नो सूनर के बाद हमेशा देन आता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको सवाल कैसे दे देगा, नो सूनर हैड आई अराइव्ड वैन इट स्टार्ट रेनिंग, ठीक है, तो आप एग्जामिनर से बात बोलो कि भाई अगर तुमने नो सूनर दिया है तो यहाँ वैन क्यों लगा दिया, आप यहाँ लगा दो देन, तो हमारा इस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। या से सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे दिया तो आप देन करो, नो सूनर के बाद हमेशा देन आता है, और अगर कहीं सेंटेंस आता हार्डली से शुरू होता तो हमेशा उसके बाद क्या आता है, वहन आता है। हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, ये हमेशा किससे फॉलो होते हैं, स्कार्सली, गलत लिख दिया ना, स्कार्सली, स्कार्सली की स्पेलिंग क्या होती है भाई, ठीक है, स्कार्सली। उसके बाद एक और चीज, जो नो सूनर होते हैं, नो सूनर हो गया, हार्डली हो गई, ये क्या लेते हैं, वर्ब लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर दिया है, ये भी एमटीएस के सवाल है, लेकिन देखो अगर आपको सवाल ऐसे दे देता, यहाँ पर देन लगा देता, लेकिन बस एक चीज़ गलत गड़बड़ कर देता कि आपको ऐसे दे देता, आई हैड, नो सूनर आई हैड अराइव्ड देन इट्स स्टार्ट रेनिंग, तो यहाँ पर यहाँ आप बोलोगे भैया देन तो सही है, फिर क्या एरर है इसमें, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि नो सूनर के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता, नो सूनर के बाद हमेशा नो सूनर अपने बाद वर्ब लेता है, तो एग्जामिनर से बोलना कि ये वर्ब ना आई से पहले लगा दो, हैड आई अराइव्ड, तो हमेशा यह ध्यान रखना नो सूनर अपने बाद वर्ब लेता है, देन सब्जेक्ट आता है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। जैसे एक एमटीएस में सवाल भी बना था, नो सूनर ही हैड फिनिश्ड द एग्जामिनेशन देन ही लेफ्ट फॉर हिज क्रिकेट ट्रेनिंग सेंटर, तो हमारा जो एरर था, जैसे एरर ऐसे करके थे, ठीक है, एक इसमें एक ऐसे मान लो, एक ऐसे मान लो, तो हमारा जो एरर था वो इस वाले पार्ट में एरर था। यहाँ पर नो सूनर ही हैड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका नो सूनर हैड ही, तो यहाँ पर क्या आएगा, नो सूनर हैड ही आएगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सॉरी नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट रूल है हमारा 15th, ठीक है। देखो यहाँ पर हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, आप सबको पता होता है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है हमेशा। अगर दो लोगों का कंपैरिजन किया जा रहा है, दो चीज़ों का कंपैरिजन करा जा रहा है, तो हमेशा कंपैरिजन डिग्री के साथ देन आता है। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने बाद देन नहीं लेते, अपने बाद टू लेते हैं, और एग्जामिनर क्या करेगा, वहाँ पर आपको देन लगा के दे देगा, लेकिन वहाँ पर देन नहीं लगेगा, वहाँ पर क्या लगेगा, वहाँ पर लगेगा टू। जैसे आपका सुपीरियर, जूनियर, इन्फीरियर, सीनियर, प्रेफर, और ज़्यादातर मतलब ये कॉमन वर्ड है जहाँ से एग्जामिनर आपको मतलब देता है, एग्जाम में आता है, ठीक है। सुपीरियर, जूनियर, ज़्यादातर वर्ड्स के पीछे क्या है, IOR है, ठीक है, तो थोड़ा ये भी ध्यान रख सकते हो। प्रेफर है, जैसे सवाल में कैसे दे देगा, आई प्रेफर कॉफ़ी देन टी, मतलब यहाँ तो मैंने सही लिखा है, देन दे देगा, तो प्रेफर आ रहा है तो आप बोलोगे भैया देन मत लगाओ, क्या लगाओ,
टू लगाओ। जैसे ही इज सुपीरियर टू मी, तो यहाँ पर सुपीरियर मतलब वो मुझसे ज़्यादा सुपीरियर है, और आपको पता है जब हम कंपैरिजन करते हैं तो देन लगाते हैं, लेकिन अगर सुपीरियर ये जो वर्ड दे रखा है ये हमेशा कंपैरिजन करने के लिए देन नहीं आता, यहाँ क्या आता है, टू आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो हमारा MTS में भी क्वेश्चन पूछा गया है, द न्यू रेस्टोरेंट ऑन मेन स्ट्रीट इज चीप देन द ओल्ड वन। तो देखो कभी कभी ऐसे भी दे देगा, चलो ये मतलब ये तो यहाँ से नहीं है, ये दूसरा है जो एरर है हमारा, ये यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री दे दी है। और जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं मतलब वो कह रहा है नया रेस्टोरेंट पुराने वाले से जो मेन स्ट्रीट पर है वो चीप है, मतलब वो सस्ता है। तो भैया आप बोलो जब आप कंपैरिजन कर रहे हो तो पॉजिटिव डिग्री नहीं आएगी, कंपैरेटिव डिग्री आएगी। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, चीपर होता है। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, चीपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर देयर वर्सेस देयर। यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं, मैंने यहाँ पे लिखे तो 2 ही हैं, कम से कम MTS में 6-7 सवाल देखे मैंने, और एक शिफ्ट में तो 2 सवाल। भाई मैं बोल रहा हूँ हद है, मतलब एक शिफ्ट में 2 सवाल, मतलब जिसको ये आता है उसका तो 2 शिफ्ट में मतलब 4-5 तो कुल ग्रामर से सवाल बनते हैं, और वहाँ से जिसको ये आता है वो तो ये कर ले जाएगा। अब जैसे देखो ये है, द टीचर लेट द स्टूडेंट चूज देयर ऐसे टॉपिक। अब देखो एक होता देयर, एक होता देयर, एक वैसे ही हो गया इट और इट्स वाला जो अभी हमने फर्स्ट जो रूल किया था, इसका मतलब होता है देयर, मतलब वहाँ ऐसे मतलब कहते हैं देयर इज जैसे अभी बताता हूँ। और देयर का मतलब होता है अपना, प्लूरल नाउन के साथ लगाते हैं, प्लूरल नाउन के साथ देयर लगाते हैं। द टीचर लेट द स्टूडेंट चूज देयर ऐसे टॉपिक, क्या टीचर ने स्टूडेंट्स को अलाउ किया कि वो अपने ऐसे टॉपिक चूज कर सकते हैं। तो देयर यहाँ पर देयर नहीं आएगा, यहाँ पे अपना वाला देयर आएगा कि अपने ऐसे टॉपिक चूज कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पर हमारा ये वाला जो देयर है, देयर शुड बी लोकपाल, कि एक लोकपाल होना चाहिए वहाँ पर, टू चेक करप्शन वाई द ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। तो यहाँ पर अपना अपना होना चाहिए भाई, यहाँ पर क्या आएगा, देयर आएगा फिर, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, देयर आएगा। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं, बट अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं रखोगे तो दिक्कत कर सकते हो पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, देखो अच्छा ये मैं करा चुका हूँ है ना, हाँ मतलब ये दूसरा है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि टू के बाद क्या आता है, B1, लेकिन ये 2 फ्रेज याद रख लेना, यहाँ से पेपर में सवाल बनते हैं। अगर आपके पास टू से पहले लुक फॉरवर्ड हो या टू से पहले विद अ व्यू आए, जैसे अगर पूरा फ्रेज होता है लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, अगर ये आए, मैंने हमेशा आपको बताया कि टू के साथ B1 लगेगा, लेकिन B1 कहाँ नहीं लगेगा वो बता रहा हूँ, कि अगर लुक के साथ लुक फॉरवर्ड टू हो या विद अ व्यू टू हो, विद अ व्यू टू हो, इनके बाद क्या आएगा, इनके बाद B1 नहीं आएगा, इनके बाद B1 में हम क्या लगाएंगे, ING लगाएंगे, इनके बाद आएगा जिरंड, इनके बाद जिरंड आएगा। बेसिकली ये फ्रेज होते हैं, ये टू अलग से नहीं होता, ये इसी में होता है, ये फ्रेज होते हैं, फ्रेज, और ये अपने बाद जिरंड लेते हैं, अपने बाद जिरंड लेते हैं B1 प्लस ING। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू एट आर फेवरेट रेस्टोरेंट। अब आप बोलोगे भैया टू आ रहा है मीट लगा दो, लेकिन ये भी देखो यहाँ लुकिंग फॉरवर्ड आ रहा है, मतलब लुक फॉरवर्ड हो, लुकिंग फॉरवर्ड हो, ठीक है, लुक फॉरवर्ड आ रहा है, लुकिंग फॉरवर्ड आ रहा है। तो यहाँ पर आप बोलोगे भैया यहाँ पे जिरंड की जरूरत है, हमें वर्ब प्लस ING की जरूरत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा मीटिंग हो जाएगा। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर मीटिंग सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल टेंस। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंडीशनल टेंस है, ठीक है। जैसे ये यहाँ से काफ़ी एरर बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे एक तो होता है कि अगर वो आएगा तो मैं जाऊँगा, ठीक है, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि मतलब इफ़ ही कम्स आई विल गो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इफ़ के साथ हम विल नहीं लगाते, तो देखो इफ़ के साथ इस वाले फ्रेज में नहीं आएगा, लेकिन इस वाले फ्रेज में आता है। लेकिन ये हमारा टेंस है प्रेजेंट में, अगर देखो प्रेजेंट में होगा, देखो कम सारा प्रेजेंट में है तो मेरा जो सेंटेंस में विल आएगा। लेकिन अगर यही पास्ट में होता कि अगर वो आता तो मैं जाता, इफ़ ही केम, तो यहाँ पर जब हमारा टेंस जो कंडीशनल टेंस होता है पास्ट में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है, तो वहाँ पे बिल की जगह क्या आता है, वुड आता है, ये ध्यान रखना। प्रेजेंट में है तो बिल आएगा, पास्ट में है, अब देखो ये पास्ट में है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग रही है, तो यहाँ पर हमारा ये वर्ब सेकंड फॉर्म में आएगी, ठीक है, वर्ब की। उसके बाद अगर हमारा टेंस किस में है, पास्ट ऑफ पास्ट में है, मतलब पास्ट परफेक्ट में है, तो फिर हमारा क्या आएगा, देखो इफ़ ही हैड कम, अगर वो आ चुका होता, मैं आ चुका था,
तो मैं मतलब मैं जा चुका था, मतलब ये दोनों इमेजिनेशन ही पास्ट की हैं। बस आपको इतना ध्यान रखो कि अगर हेड आएगा, हेड, और हेड के साथ आपका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और हेड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना। हेड एज अ हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, तो आपका दूसरे वाले में आपको क्या एरर दे देगा, वुड के साथ हैव नहीं लगाएगा, तो आपको वुड हैव साथ में लगा आना, आपका वुड हैव आएगा, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद जैसे देखो मैंने हेड क्यों बोला कि हेड, जैसे देखो ये सेंस है, ये इफ़ आई हैड मनी। अब आप बोलोगे भैया इफ़ आई हैड मनी, तो यहाँ पर वो क्या देगा, आई वुड हेल्प द पुअर, आई वुड हेल्प द पुअर। आप कह रहे हो इफ़ आई हैड मनी आई वुड हेल्प द पुअर, आप बोलोगे भैया यहाँ हैड आ रहा है तो यहाँ पर मेरा वुड हैव आएगा, तो मतलब इसमें मेरा गलत है, तो मैं बोलूँगा भाई आप गलत हो, क्वेश्चन सही है, मतलब ये सही है। यहाँ पर हैड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर हेल्प, सॉरी हेड आपका सेकंड फॉर्म का, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है हैव, कि अगर मेरे पास पैसा होता, देखो यहाँ पर हेड क्या है, मेरा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब भी आया, अगर हेड के बाद कोई और मेन वर्ब होती तो मेरा ये पास्ट ऑफ पास्ट होता। अभी मेरा ये हैव की सेकंड फॉर्म है, मतलब ये सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पर मेरा वुड सही है, तो वो यहाँ पर एग्जामिनर क्या करेगा, वुड हैव लगा के दे देगा, तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। और एक और चीज़, इमेजिनेशन वाले जितने भी टेंस होते हैं उसमें सेकंड फॉर्म यूज होगी और वर यूज होता है सभी के साथ। जैसे क्या होता है, ही, सी, इन सभी के साथ वॉज आना चाहिए, लेकिन अगर इमेजिनेशन वाले सेंटेंस होते हैं तो उनमें वर आता है, और काफ़ी सवाल बनते हैं पेपर में, कम से कम 5-6 शिफ्ट में एक सवाल तो बन ही जाता है यहाँ से। और अगर आपको पता है तो आप आराम से इस सवाल को कर लोगे, कुछ भी नहीं है। जैसे कि देखो, आई विश आई वॉज एन इंजीनियर, अब आप कहोगे भैया आई के साथ तो वॉज आता है, लेकिन आई विश का मतलब मैं ऐसा, आई विश मैं ऐसा मतलब विश करता करता हूँ, काश मैं मतलब इंजीनियर होता, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मेरी इमेजिनेशन है कि मैं इंजीनियर होता, तो आई के साथ फिर मैं बर न बाज न लगा के वर आएगा। हमेशा इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में वर आता है, चाहे मेरा सब्जेक्ट कोई भी हो, ठीक है। जैसे इफ़ सी वाज, जैसे एग्जाम में क्या था, क्या दे देगा आपको, जस्ट बेटा सेकेंड, एग्जाम में दे देगा इफ़ सी वाज अ वर्ड सी वुड फ्लाई, कि अगर वो वर्ड होती तो वो उड़ती। तो देखो अगर ऐसा टेंस आएगा तो आपको पता है ये आपका इमेजिनेशन वाला है कि ना तो वो वर्ड है और ना वो उड़ सकती है, तो यहाँ पर सी के साथ वॉज नहीं आएगा। वैसे सी के साथ वॉज आता है लेकिन इसमें आपका वॉज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आएगा आपका वर आएगा, तो वर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ही बिहेव्स एज इफ ही नो और न्यूज एवरीथिंग, तो वो ऐसे बिहेव कर रहा है कि वो सब कुछ जानता है। और देखो मतलब इसका मतलब ये है कि वो कुछ जानता नहीं है, बस बिहेव कर रहा है, मतलब एक तरह से इमेजिनेशन है, एक तरह से मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो यहाँ पर हमारा नोज नहीं आएगा, न्यू आएगा, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे देखो सवाल आए हैं एमटीएस में यहाँ से, इफ़ टॉम बाज हेयर ही कुड हैव सॉल्व द इशू, अगर टॉम यहाँ होता तो वो ये इशू सॉल्व कर देता। देखो ना तो टॉम है और ना ही उसने सॉल्व कर रहा है इशू, बस इमेजिनेशन है ना ऐसी, तो यहाँ पर हमारा वाज ना आके वर आएगा। जैसे एक और सवाल एमटीएस में पूछा गया है, आई वुड नॉट क्रॉस हिम इफ़ आई वाज यू, मैं उसे क्रॉस नहीं करता अगर तुम्हारी जगह मैं होता। तो ना तो मैंने उसे क्रॉस किया और ना ही मैं तुम्हारी जगह था, बस बता रहा है कि तुम्हारी जगह मैं होता, तो यहाँ पर हमारा वाज ना के वर आएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। और जो ऐसा नहीं है कि मैंने 2 सवाल लिखे हैं तो 2 ही सवाल पूछे गए हैं, बस मैंने उतने ही सवाल लिखने की कोशिश की है। अब अगर मैं सारे सवाल लिखने का तो कोई सेंस नहीं बनता, जितने सवाल से आपको समझा पाऊँ उतने सवाल ही मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। नेक्स्ट रूल है हमारा नाइदर आइदर नॉट ओनली। नाइदर से इनसे बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नाइदर हमेशा अपने बाद नॉर लेता है और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान है, हमेशा ध्यान रखो, जहाँ नाइदर आएगा वहाँ नॉर आएगा, जहाँ आइदर आएगा वहाँ हमेशा और आएगा, और जहाँ नॉट ओनली आएगा वहाँ बट ऑल्सो आएगा, बस इतना ध्यान रखना है। और दूसरी बात, इनमें जो वर्ब आएगी वो नियर बाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, बस यहाँ से एरर आएंगे। या तो देखो जैसे एरर एमटीएस में ही सवाल आया है, नाइदर आई नॉर माई फ्रेंड्स, एक सेकेंड, नाइदर आई नॉर माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू वॉक डाउन दैट स्ट्रीट। अब आप बोलोगे भैया नाइदर के साथ नॉर आ गया, जब नाइदर के साथ नॉर आ गया और क्या एरर है इसमें, तो देखो इसमें एरर देखते हैं फिर वर्ब का,
कि वर्ब क्या है, वर्ब इज है। अब ये बताओ ये जो वर्ब है ये मैं किसके अकॉर्डिंग लगाऊं, आई के अकॉर्डिंग लगाऊं या माई फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग लगाऊं। तो ऐसे सेंटेंस में जब नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो दिया होता है ना, तो जो आपकी वर्ब आती है ना वो नियर बाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। जो मेन वर्ब के, जो हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं उसके जो नियर बाई सब्जेक्ट है, ये बताओ इस वर्ब के पास में सब्जेक्ट ये वाला है या ये वाला है। तो आप बोलोगे भैया माई फ्रेंड्स है सब्जेक्ट। और माई फ्रेंड्स बताओ प्लूरल है सिंगुलर है, आप बोलोगे भैया सिंगुलर है, वो सॉरी प्लूरल है। तो यहाँ इज ना के यहाँ क्या आएगा, आर आएगा। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद एक और जैसे सवाल दिया है एमटीएस में, डेमोक्रेट्स कंट्रोल नाइदर कांग्रेस एंड नाइदर द व्हाइट हाउस। जो डेमोक्रेट्स हैं वो तो ना तो कांग्रेस को कंट्रोल कर पा रहे हैं और ना व्हाइट हाउस को कंट्रोल कर रहे हैं, बट दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू कंट्रोल द जुडिशियल प्रोसेस। लेकिन वो अपना बेस्ट दे रहे हैं किसको कंट्रोल करने के लिए, जुडिशियल प्रोसेस को। अब इतना बड़ा टेंस है, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को हिंदी भी ना निकालनी आए, और भाई आपको हिंदी निकालने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मेरे को हिंदी समझ में नहीं आती बट एरर ढूंढ लेता हूँ। बस इतना देखो, इसमें क्या एरर है। आप बोलोगे भैया नाइदर है तो यहाँ भी नाइदर हो, यहाँ नाइदर नहीं होगा। नाइदर अपने बाद क्या लेगा, नॉर लेगा। दो नाइदर एक साथ नहीं आते, नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है, ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ तो देखो, यहाँ तो उसने नाइदर लगा दिया, हो सकता है कि वो यहाँ पर और लगा दे, नाइदर कांग्रेस और द व्हाइट हाउस। तो आप बोलोगे भैया यहाँ और नहीं आएगा, जब यहाँ नाइदर आ रहा है तो यहाँ नॉर आएगा, यहाँ क्या आएगा हमारा, नॉर आएगा। तो इस तरह से आपके एरर आएंगे। जैसे एक और एरर मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, द टाइग्रेस डेट वाज किल्ड वाई द विलेजर्स। जो टाइग्रेस है, मतलब टाइगर का फीमेल वर्जन को टाइग्रेस बोला जाता है, जो टाइग्रेस है जो विलेजर्स के द्वारा मार दी गई, वो बाज नॉट ओनली अ मैन ईटर, वो सिर्फ आदमियों को भी नहीं खाती थी। तो अब जैसे मैंने बताया था ना, नॉट ओनली अपने बाद क्या लेगा, बट ऑल्सो। अब वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे होंगे, तो यहाँ पर नॉट ओनली आया है, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा, अब 4 ऑप्शन होंगे, ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे नॉट ओनली आ गया है तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा, यहाँ पर आएगा मेरा बट ऑल्सो। नॉट ओनली आ गया है तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, बट ऑल्सो। ठीक है। और दूसरी बात, ठीक है, इसमें इतना ही याद रखो। मतलब देखो हमें मतलब अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझाऊं, नाइदर अपने साथ नॉर लेता है, आइदर अपने साथ और लेता है, नॉट ओनली अपने साथ बट ऑल्सो लेता है। और इसमें जो वर्ब लगती है वो नियर बाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट याद नहीं रखना, और यहाँ इतना याद रख लिया, पेपर में सवाल जो बनेगा वो यहीं से बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जो हमारा सब्जेक्ट है ना, जो वर्ब लेता है, सॉरी, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके बाद में एस आता है। देखो ज़्यादातर क्या होता है, जो प्लूरल नाउन होते हैं हम कैसे पहचानते हैं, प्लूरल नाउन के साथ बाद में एस आ रहा होता है। लेकिन अब जैसे कुछ सब्जेक्ट के नाम हैं, जैसे मैं बोल दूँ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, अब ये सब्जेक्ट के बाद तो एस आ रहा है, लेकिन ये पहली बात तो प्लूरल नहीं होते और ना ही अपनी बात प्लूरल लेते हैं। जैसे सवाल है, डेविड सैड डेट, डेविड ने कहा स्टैटिक्स आर हिज फेवरेट सब्जेक्ट। आप बोलोगे भैया नाउन जो है मेरा स्टैटिक्स है और इसमें एस लग रहा है तो ये प्लूरल है। तो मैं बोलूँगा भाई सब्जेक्ट के ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं उनमें एस होता ही है, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो। ठीक है। अगर आपका एस आ रहा है और सब्जेक्ट का नाम है तो हमेशा सब्जेक्ट के नाम सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब नहीं आती। आप डायरेक्ट ऐसे याद करोगे, जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के नाम के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, तो स्टैटिक्स ए जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एस आने से प्लूरल हो गया, इसके नाम में ही एस है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट रूल है। यहाँ से ऐसा नहीं है कि बहुत फ्रिक्वेंट सवाल बनते हैं, लेकिन अगर आपकी शिफ्ट में कोई सवाल बना, 2-3 सवाल ही बने हैं, लेकिन अगर आपकी शिफ्ट में सवाल बना तो एटलीस्ट आप कर तो पाओगे अगर आपको पता होगा तो। और भाई मैंने देखो एमटीएस 2023 में तो एक चीज़ देखी है, एमटीएस 2023 के जब मैं पेपर एनालिसिस कर रहा था, मैंने एक चीज़ देखी कि एक शिफ्ट में 2 सवाल हैं, सपोज मतलब एक शिफ्ट में 4 सवाल हैं ग्रामर के, उसमें से 2 सवाल सेम रूल पर, मतलब अगर किसी बच्चे को वो एक रूल आता है पर्टिकुलर, तो मतलब उसके 6 नंबर पक्के हो गए। तो मतलब आप समझ रहे हो, तो इसका मतलब ये है। और ये जो मैं रूल करा रहा हूँ ना 35, भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हैं। आप इनके बाद अगर मॉक लगाने जाओगे ना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और जब आप एरर करोगे तो आपको बाद में खुद समझ आएगा, अरे भैया ने ये तो रूल पढ़ाया था। ठीक है। और वो धीरे धीरे फिर आप ये रूल की वीडियो देख लो और फिर धीरे धीरे मॉक लगाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। अब ऐसा नहीं है कि रूल देखने के बाद आपको तुरंत से आपके अभी नंबर 40 आ रहे हैं और तुरंत से 65 नंबर आने लग जाएंगे, उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि पढ़ के चीज़ें नहीं आती हैं। एरर तभी बना पाओगे जब प्रैक्टिस करोगे। लेकिन रूल से ज़्यादा जो सवाल बनेंगे वो इन्हीं रूल से बनेंगे, आपको रूल से और बाहर से सवाल देखने को नहीं मिलेंगे। अगर फिर भी एक आध रूल से बाहर सवाल बने तो वो रूल इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लो, लेकिन 90% जो सवाल हैं वो इन्हीं रूल से बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स मैं करा रहा हूँ, और ऑलमोस्ट सारे रूल्स करा रहा हूँ जहाँ पर एमटीएस 2022 और 2023 के सवाल बने हैं। ठीक है। अब जैसे हाँ,
एक और चीज़ अब देख लेते हैं हम, पास्ट और पास्ट ऑफ पास्ट। वैसे मैं ये बता चुका हूँ, देखो जो पास्ट होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, जो पास्ट ऑफ पास्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है। वैसे हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन आई हैव अराइव्ड एट द थिएटर द शो हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। जब मैं थिएटर आया शो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। तो आप मेरे को एक बार बताओ, यहाँ पर भी जैसे ये दे रखा है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखा है। बेसिकली इसे हम जो रूल बनाओ, एक सेकेंड बेटा सेकेंड, ये रूल बनाओ। वैसे ये मैं करा चुका हूँ ना रूल, प्रेजेंट परफेक्ट उसी जगह लिखवाना चाहिए था एग्जाम्पल में, प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। तो देखो जब मैं व्हेन आई हैव अराइव्ड एट द थिएटर, हम पढ़ते नहीं थे जब हम 6th-7th-8th में थे कि जब मैं स्टेशन पहुंचा रेलगाड़ी छूट चुकी थी। तो उस वक्त तो हमको ये समझने में दिक्कत होती थी कि यार मैं पहले पहुंचा या रेलगाड़ी पहले निकल चुकी थी, मतलब उसी में हम कंफ्यूज रहते थे। लेकिन अब तो हम बड़े हो गए, तो अब हमें ये चीज़ पहले ही पता है कि शो पहले स्टार्ट हो चुका, मैं बाद में पहुंचा हूँ। तो जो चीज़ पहले स्टार्ट हो चुकी है तो वो तो मैंने पास्ट परफेक्ट में बना दी, हेड लगा दिया, पास्ट परफेक्ट में बना दिया। उसके बाद जो चीज़ बाद में स्टार्ट हुई है, बेटा सेकेंड, जो चीज़ बाद में स्टार्ट हुई है तो वो मेरी प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आएगी, वो मेरी किस में आएगी, पास्ट इंडेफिनिट में आएगी। तो यहाँ पे मैं हैव नहीं लगाऊंगा। व्हेन आई अराइव्ड, तो मतलब अगर दो सिचुएशन दे रखी हैं, यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है, अगर दो सिचुएशन दे रखी हैं, एक पास्ट ऑफ पास्ट में दे रखी है तो दूसरी प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनेगी, दूसरी बनेगी पास्ट में, सिंपल पास्ट में, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। उस दूसरी किस में बनेगी, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए और बहुत आसान सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन एपोस्ट्रॉफी एस का है, ठीक है। जो रूल है यहाँ पर देखो क्या है, एरर देख लेते हैं। विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ टेम्परेचर वुड बी बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये बताओ अर्थ टेम्परेचर मतलब किसका टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर ना। और जब हम किसी का पोसेशन दिखाते हैं किसका टेम्परेचर, तो हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, अर्थ ऐसे अर्थ टेम्परेचर, तभी तो हम दिखा पाएंगे कि किसका टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो हम अर्थ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो ये भी पता होना चाहिए इस एस में। इसे तो प्लूरल हो गई, पृथ्वियाँ हो गई, तो ऐसा तो नहीं है कि पृथ्वियों का टेम्परेचर, एक पृथ्वी का टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना। तो और पृथ्वी के मतलब जो हम किसी का पृथ्वी का टेम्परेचर, या तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ अगर मुझे एस नहीं लगाना तो, टेम्परेचर ऑफ अर्थ। देखो दो तरीके हैं, या तो मैं लिख दूँ टेम्परेचर ऑफ अर्थ, अगर मुझे ऑफ नहीं लगाना और पोसेशन दिखाना है तो मैं लिख सकता हूँ अर्थ टेम्परेचर। इस पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पैसिव वॉइस। अब देखो पैसिव वॉइस, पैसे डायरेक्ट सवाल नहीं आते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला है कि पैसिव वॉइस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस से आपका सवाल डायरेक्टली नहीं बनता, लेकिन एरर बनते हैं पैसिव वॉइस से। जैसे यहाँ पर एरर बना है, इन अर्ली दिसंबर 2011 लाल वाज अपॉइंटिंग द सेक्रेटरी टू द लोकपाल, कि अर्ली दिसंबर 2021 में लाल को अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी टू द लोकपाल। अब एक बार बताओ यहाँ पर क्या एरर है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम कैसे पहचानेंगे ये पैसिव वॉइस है। लाल वाज अपॉइंटेड, देखो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि कोई भी काम किसी और इंसान के द्वारा किया जाता है। अब आप बोलोगे कि ये मेरा जो, अब जैसे पेपर में ये सवाल बना, आपको एक चीज़ लगेगी कि बाज आ रहा है मेरा और बाज के बाद मेरा अपॉइंटिंग आ रहा है, मतलब वर्ब में आईएनजी आ रहा है, तो मतलब मेरा सही है। लेकिन एक बात देखो, क्या ये एक्टिव वॉइस में होता तो सही है। लाल खुद अपॉइंट नहीं हुआ, लाल को किसी के द्वारा अपॉइंट किया गया होगा, सेक्रेटरी लोकपाल का। भाई लाल खुद अपॉइंट तो होगा नहीं। अब जैसे आपको मैं कुछ बना दूं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर बनाऊं, तो आपको गवर्नर अपॉइंट करेगा ना, मतलब मैं तो नहीं बना सकता, गवर्नर अगर आपको बनाएगा तो गवर्नर अपॉइंट करेगा। तो सीएम वाज अपॉइंटेड होगा। और आपको एक बात बताएं, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में हम क्या लगाते हैं, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ अपॉइंटिंग नहीं होगा, यहाँ अपॉइंटेड होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जब पैसिव वॉइस में कोई टेंस आए एरर, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो, मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होगी। और अगर थोड़ा सा पैसिव वॉइस नहीं पढ़ा तो 1 घंटा या 2 घंटा निकाल के 1-2 घंटे की कोई वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, आपको पूरा पैसिव वॉइस समझ में आ जाएगा। जैसे ईच पैसेंजर, जैसे ये भी एमटीएस का ही क्वेश्चन है, ईच पैसेंजर इज अलाउज 1 पीस ऑफ कैरी ऑन लगेज, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार बताओ, ईच पैसेंजर इज अलाउ, तो पहली बात तो इज के साथ अलाउ तो आएगा नहीं है, तो अलाउइंग होना चाहिए। और एक बार बताओ, ईच पैसेंजर, हर पैसेंजर को अलाउ करते हैं, ठीक है। तो अलाउ पैसेंजर को किसी के द्वारा अलाउ किया जा रहा है। तो मैंने क्या बताया, जब सब्जेक्ट की मतलब
किसी के द्वारा कोई काम कराया जा रहा है, जो ये मेरा मेन सब्जेक्ट है, जो ये मेरा सब्जेक्ट है, ये काम खुद नहीं कर रहा है, ये किसी और के द्वारा काम वो हो रहा है, तो हमेशा ध्यान रखो हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो, यहाँ पर जो मेन वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म होगी, वो क्या होगी, अलाउड होगी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ से काफ़ी एरर आते हैं कि अगर हमें कंपैरिजन करना है एज लगा के, तो वो एज से लगा देगा, एज एक जगह एज लगा के दे देगा। हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव डिग्री से पहले भी एज आएगा, पॉजिटिव डिग्री से के बाद भी एज आएगा। देखो एक बार देख लो एग्जाम्पल, MTS में ही सवाल पूछा गया है, द फेडरलिस्ट विश्ड टू मेक द सेंट्रल गवर्नमेंट एज स्ट्रॉन्ग पॉसिबल। तो भैया एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल होगा कि जितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है उतना स्ट्रॉन्ग पॉसिबल करना, ठीक है, उतना स्ट्रॉन्ग पॉसिबल करना, तो एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल आएगा। तो मेरा एरर कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। ऐसे ही प्रोड्यूसिंग अ डिफरेंट कंपोनेंट वाज एज सिंपल सच लॉन्चिंग अ न्यू कंप्यूटर प्रोग्राम, के मतलब डिफरेंट कंपोनेंट को प्रोड्यूस करना इतना ही सिंपल है जैसे जितना सच लॉन्चिंग न्यू कंप्यूटर प्रोग्राम। तो एज सिंपल सच नहीं होगा, एज सिंपल एज होगा, एज सिंपल एज लॉन्चिंग अ न्यू कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर एवरीबडी, एवरीथिंग, नथिंग, नोबडी, समबडी, समथिंग, एनीथिंग, एनीबडी। देखो एवरीबडी, एवरीथिंग, नथिंग, नोबडी, समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीथिंग, ये जितने भी हैं ये अपने बाद क्या लेते हैं, ये अपने बाद वर्ब लेते हैं, मतलब सॉरी वर्ब कैसी लेते हैं, अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेते हैं और पसेशन भी सिंगुलर लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, एवरीबडी इज और आर, जैसे मैं बताऊँ एवरीबडी इज और आर रेडी टू डू हिज और देयर वर्क। तो इनमें से कोई भी वर्ब आए, मतलब कोई भी ये आपका प्रोनाउन आए, ये हमेशा अपने बाद क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगी। तो इज आएगा, आर नहीं आएगा। पसेशन भी सिंगुलर लेगा तो देयर नहीं आएगा, हिज आएगा। ये बात ध्यान रखना, यहाँ से भी काफ़ी एरर बनते हैं। उसके बाद ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर किसी टेंस में तुम्हें ये दिखे इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, तो ये टेंस जो बनते हैं ये हमेशा सिंपल पास्ट में बनते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे पेपर में किस तरह से देगा, इट्स टाइम ही गोज टू स्कूल, क्या ये टाइम है कि उसको स्कूल जाना मतलब स्कूल जाता है, लेकिन तो यहाँ पर ये जो टेंस बनता है अगर इट्स टाइम आ गया तो ये हमेशा पास्ट में बनेगा, और अगर ये पास्ट में बनेगा तो गोज नहीं आएगा, बेंट आएगा। तो देख लेना अगर कहीं भी किसी भी टेंस में इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम आता है तो वो सभी किस में बनेंगे, वो सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट तो जानते हो ना, पास्ट इंडेफिनिट में बनेंगे। किस में बनेंगे, पास्ट, वो सभी किस में बनते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बनते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेट। तो देखो जो लेट है वो हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेता है। आपको सवाल कैसे दे देगा मैं बताता हूँ। जैसे लेट वी अटेंड द मीटिंग, हमें मीटिंग अटेंड करने दो, तो आप बोलोगे कि लेट के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, लेट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। लेट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। और लेट का वी का देखो, बी सब्जेक्टिव केस है, अस ऑब्जेक्टिव केस है, ये तो आप सभी को पता होगा। ही सब्जेक्टिव केस है, हिम ऑब्जेक्टिव केस है, सी सब्जेक्टिव केस है, हर ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, ये तो पता होगा ना। और दूसरी बात, एक और चीज़, जैसे लेट तो अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेता है, वहीं पर इट और इट इज और इट वाज अपने बाद सब्जेक्टिव केस लेते हैं। जैसे एरर कैसे देगा पेपर में, इट वाज हिम हु हेल्प्ड मी टू डू द वर्क, ये वो था जिसने मेरी हेल्प करी थी काम करने में। देखो इट एक तरह से डमी सब्जेक्ट होता है, इसलिए हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो हमारा जो सब्जेक्ट आएगा फिर हमें यहाँ ऑब्जेक्टिव केस नहीं लेना, हमें यहाँ लेना है सब्जेक्टिव केस। तो हमेशा ध्यान रखना लेट के बाद तो आपका ऑब्जेक्टिव केस आता है, और आपका इट वॉज या इट इज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इन और इनटू। हमें ये समझ में आना चाहिए कि इन कहाँ यूज करना है और इनटू कहाँ यूज करना है। अगर देखो MTS 2022 में जैसे सवाल बना था, यू कैन फाइंड दीज बुक्स इनटू द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ दिस सेल्फ, कि आप ये जो किताबें हैं बिल्कुल सेल्फ के एक्सट्रीम कॉर्नर में रखी हुई हैं, वहाँ से पा सकते हो। तो कोई चीज़ कहीं किसी चीज़ की अगर हमें पोजीशन दिखानी है तो वहाँ इनटू यूज नहीं करते, वहाँ यूज करते हैं इन द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ द सेल्फ। तो यहाँ पर एरर इस वाले पार्ट में था, इनटू दे रखा था, इन आना था। अब जैसे देखो इन का जो यूज होता है वो लोकेशन पोजीशन दिखाते हैं विद इन समथिंग,
ठीक है। और जैसे एग्जांपल आई एम इन द रूम, मैं कमरे में अंदर हूँ, लोकेशन दिखा रहा हूँ। सी वर्क्स इन द बैंक, पोजीशन दिखा रहे हैं कि वो कहाँ काम करती है, बैंक में। वहीं पर अगर हम इनटू की बात करें, इनटू का मतलब होता है मूवमेंट और एक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इनटू का यूज कहाँ होगा, मूवमेंट या एक्शन होता है एक प्लेस से कहाँ पर, दूसरी प्लेस में, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे आई वेंट इन टू द स्टोर, मैं स्टोर में गया, मतलब मैं बाहर था, मैं अंदर स्टोर में गया। देखो आई एम इन द रूम बिल्कुल सही है, लेकिन आई एंटर इन द रूम नहीं होगा, आई एंटर इन टू द रूम, मतलब मैं बाहर था, रूम में एंटर किया तो फिर इन टू द आएगा, लेकिन मैं ऑलरेडी रूम में हूँ तो आई एम इन द रूम। अगर मैं बोलूँ आई एम एंटरिंग इन द रूम तो गलत, आई एम एंटरिंग इन टू द रूम। मतलब अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ तो वहां पर इन टू आएगा। जैसे आई वेंट इन टू द स्टोर, मूवमेंट दिखा रहा है, ठीक है। आई टर्न इन टू अ प्रोफेशनल सिंगर, पहले मैं मतलब प्रोफेशनल सिंगर नहीं था, अभी मैं प्रोफेशनल सिंगर हो गया, तो ये बदलाव दिखा रहा है। आई एंटर्ड इन द रूम, मतलब मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये आज के बाद अगर इन और इन टू में आप गड़बड़ करके आए तो आपके थप्पड़ पड़ेंगे 4। और एक और चीज़ जो आपको मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं जीके वगैरह कहाँ से करें। देखो भाई जीके जो मैंने सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू कराए हैं ना, जो कंप्लीट मैंने आपको देखो कंप्लीट फिजिक्स करा दी है, मतलब पूरी साइंस करा दी है। एक लेक्चर फिजिक्स का करा दिया, मोर देन इनफ है। केमिस्ट्री का करा दिया एक लेक्चर, मोर देन इनफ है। आप अगर डालोगे, आप इस चैनल पे जाके देखो कंप्लीट फिजिक्स फॉर एसएससी एमटीएस 2024 बाय डीके अग्रवाल, या आप इसकी प्लेलिस्ट पे भी जाओगे तो आप देख लोगे, आपको मिल जाएगा। कंप्लीट फिजिक्स करा दी है, कंप्लीट केमिस्ट्री करा दी है, कंप्लीट बायोलॉजी करा दी है। तो देखो कंप्लीट इकोनॉमिक्स करा दी है, कंप्लीट इकोनॉमिक्स करा दी, और ऐसे पीवाईक्यू बेसिस पे ही कराई है सारी। जिन लोगों ने नहीं देखी है जाके देख लो एक बार। इकोनॉमिक्स करा दी है, कंप्लीट पॉलिटी करा दी है, कंप्लीट ज्योग्राफी करा दी है, और ज्योग्राफी करा दी है, पॉलिटी, और आपकी हिस्ट्री भी कंप्लीट करा दी है। ये ज्योग्राफी और पॉलिटी ऐसा है कि मतलब ज्योग्राफी और हिस्ट्री ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा आपको एडिशनल भी करना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको एडिशनल कुछ नहीं करना पड़ेगा, इतना कर लो और मॉक लगाते रहो बस, मोर देन इनफ है, ठीक है। बोल रहे होंगे भैया ने अपनी वीडियोज का भी अगर मैं ऐसे कोई वीडियो में बात बोल देता हूँ ना, जैसे कोई मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैं कोई स्ट्रेटजी वीडियो लेके आया और मैंने ऐसे बोल दिया कि आप मेरी ये वाली वीडियो देख लो, मतलब अगर आप देखना चाहते हो तो आप ये वाला लेक्चर देख लो, तो कुछ लोग हैं जो कमेंट करेंगे भैया अपनी वीडियो का प्रमोशन करते रहते हैं। तो भाई यार देखो ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल भी फालतू बात नहीं करता, मतलब लेकिन मतलब अभी 1 घंटा से मतलब 1.5 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर हो गया, आप बता दो कि मैं कोई भी एक फालतू बात करता हूँ। लेकिन अगर मैं देखो ये ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको सिर्फ फोर्स कर रहा हूँ ये लेक्चर देखने के लिए। ये लेक्चर देखोगे आप खुद बोलोगे कि हम कहाँ भटक रहे थे अब तक, और जो लोग ऑलरेडी इन लेक्चर्स को देख चुके हैं उन्हें पता है कि कितना पेपर रिलेवेंट करा है। 5-5 घंटे में, 4-4 घंटे में, 3-3 घंटे में जो इम्पोर्टेंट कंटेंट दिया है वो बहुत सारे लोग, मतलब चलो छोड़ो अब इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिसाइड, और बिसाइड्स में आपको अंतर पता होना चाहिए। देखो जहाँ बिसाइड आना चाहिए वहाँ बिसाइड्स दे देगा, और जहाँ बिसाइड्स आना चाहिए वहाँ बिसाइड दे देगा। अब जैसे देखो बिसाइड का मतलब होता है साइड में, बगल में। जैसे आई सेट बिसाइड माई फ्रेंड ड्यूरिंग द मूवी, कि मैं मूवी देखते वक्त अपने दोस्त के बगल में बैठा था, तो यहाँ पर आएगा बिसाइड। और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, मतलब इसके अलावा ये भी। जैसे बिसाइड माई सेल्फ, मेरे बगल में, द ओनली इंग्लिश पीपल वर देयर कीथ एंड डोरिन, ठीक है। द ओनली इंग्लिश पीपल वर बिसाइड माई सेल्फ, द ओनली इंग्लिश पीपल वर देयर वर किथ एंड डोरिन, मतलब मेरे अलावा, मतलब इन एडिशन दिखा रहा है, तो यहाँ पर बिसाइड नहीं आना चाहिए। मतलब देखो बिसाइड्स मतलब मैं और मेरे अलावा, इसमें एडिशन दिखा रहा है। बिसाइड्स माई सेल्फ, मुझे मेरे और द ओनली इंग्लिश पीपल वर देयर वर किथ एंड डोरिन, तो यहाँ पर एडिशन दिखा रहा है, तो यहाँ पर बिसाइड्स आएगा। और जहाँ पर बगल में सेंस आए कि मेरे पास में बैठा है, मतलब ठीक है, तो वहाँ पर आपका क्या आएगा, बिसाइड आएगा। नेक्स्ट है आपका सिंपल प्रेजेंट। देखो सिंपल प्रेजेंट का एक छोटा सा ध्यान रखना, अगर कोई टेंस में हैबिचुअल एक्शन दिखा रहे हैं, जनरल थिंग्स की बात कर रहे हैं, ट्रुथ की बात कर रहे हैं, तो वो किसी और में आपको पास्ट फास्ट में बना के दे देगा। हमेशा ध्यान दे देना कि वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। वो किस में बनेगा, हमेशा वो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। जैसे एक क्वेश्चन है, इट इज योर केयरलेसनेस दैट मेक्स मी गो क्रेजी ऑल द टाइम, कि ये तुम्हारी लापरवाही है जो मुझे हर टाइम मतलब गुस्सा दिलाती है, ठीक है। तो एक बार बताओ यहाँ पर उन्होंने क्या दिया था टेंस में, मैं बताता हूँ।
उन्होंने दिया था बेंट। अब एक बात बताओ, ये वो हमेशा की बात कर रही है, ऑल द टाइम की बात कर रही है, ठीक है। तो ये क्या है, एक हैबिचुअल एक्शन है, और हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट में बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की बेस फॉर्म यूज होती है। और जब वर्ब की बेस फॉर्म यूज होती है तो यहाँ पर बेंट ना के यहाँ पर क्या आएगा, गो आएगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है जैसे मेरा, दे अटेंडेड योगा क्लास एवरी मॉर्निंग। अब ये भी एक हैबिचुअल एक्शन है और ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है। अब ये बताओ, वो हर मॉर्निंग अटेंड करते हैं, तो भाई ये सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। और जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा तो यहाँ पर अटेंडेड नहीं होगा, यहाँ बेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, दे अटेंड आएगा। तो किस वाले पार्ट में, देखो बहुत सिंपल सिंपल एरर बनते हैं। उसके बाद एमटीएस में ही बना है ये सवाल, आई एम रॉट अ वीकली कॉलम फॉर द लोकल न्यूज़पेपर, कि मैं वीकली कॉलम लिखता हूँ लोकल न्यूज़पेपर के लिए, तो वो मेरा हैबिचुअल एक्शन है, मैं डेली मतलब हर वीकली वो काम करता हूँ। तो जब मैं हर वीकली काम करता हूँ तो वो मेरा क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। और देखो ऐसा नहीं है कि मैं कोई डेली काम करूँ वही हैबिचुअल एक्शन है, मैं साल में हर साल एक काम करता हूँ, जैसे हर साल दिवाली मनाई जाती है तो, या हर साल मैं कहीं घूमने जाता हूँ, तो जो हर साल मतलब एक रिपीटिव हो, चाहे उसमें इंटरवल कितना भी हो, मैटर इंटरवल नहीं करेगा, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। नेक्स्ट रूल है हमारा, रूल नंबर 31, मैनी। देखो जहाँ पर मैनी वर्ड आता है, मैनी अपने बाद जो नाउन लेता है वो प्लूरल नाउन लेता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और जो वर्ब लेता है वो भी प्लूरल लेता है, जैसे कि मैनी वॉय होगा या वॉयज होगा, तो आप बोलोगे भैया प्लूरल नाउन बताया आपने तो वॉयज होगा, वर्ब एज आएगी या आर आएगी। जब मैनी वॉयज प्लूरल है तो वर्ब भी मेरी प्लूरल आएगी, ठीक है। आर डूइंग देयर वर्क या हिज वर्क, तो पसेशन भी प्लूरल आएगी। तो बेसिकली प्लूरल नाउन लेता है, मैनी अपनी बात क्या लेता है, प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल नाउन लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है, प्लूरल पसेशन लेता है, ये बात ध्यान रखना। सेम आ मैनी, आ मैनी और आ मैनी में कोई फर्क नहीं है, आ मैनी भी अपने बाद प्लूरल नाउन लेगा, प्लूरल नाउन लेगा और प्लूरल वर्ब लेगा, और अगर पसेशन की रिक्वायरमेंट है तो प्लूरल ही पसेशन लेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर लेकिन फर्क है बस मैनी आम है, देखो आ में मैनी से पहले आ लगा दिया कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैनी के बाद आ रहा है या एन आ रहा है तो ये अपने पास सिंगुलर नाउन लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, और एरर यहाँ से बन जाते हैं। जैसे देखो आपको सवाल में एमटीएस में ही सवाल दिया है, मैनी एन अपॉर्चुनिटी, मतलब ये दे रखा था बेसिकली, ये तो नहीं दे रखा था, ये था क्वेश्चन, मैनी एन अपॉर्चुनिटीज केम एंड बेंट वाइल ही लेड बेस्टेड। तो देखो मैनी में वैसे तो आता, अगर मैनी एन नहीं होता यहाँ पर तो फिर तो सही था ये, लेकिन जब यहाँ पर एन है तो यहाँ पर मेरा मैनी के बाद अगर ए आ रहा है या एन आ रहा है तो यहाँ पर जो मेरा नाउन आएगा वो सिंगुलर नाउन आएगा, तो अपॉर्चुनिटीज नहीं होगा, क्या होगा, अपॉर्चुनिटी होगा, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ से जो एरर बनेगा बस इतना ही बनेगा, आपको पता होना चाहिए कि मैनी और आ मैनी के बाद, मैनी और आ मैनी के बाद जो भी आएगा आपका, चाहे नाउन है, वर्ब है या पसेशन है, सब क्या आएगा, प्लूरल। लेकिन मैनी के बाद अगर ए आ रहा है या एन आ रहा है, इसके बाद नाउन भी सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पेपर में तो नहीं पूछे जाते, लेकिन देखो सवाल बनते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, जैसे कि ये एमटीएस 2023 में बने हुए हैं, ये 2-3 सवाल और भी बने हैं, लेकिन मैंने बस यहाँ पर यही लिखा है, हरीश टोल्ड मी इन द मॉर्निंग डेट गौरव विल कम द नेक्स्ट डे। पहली बात तो देखो ये पास्ट टेंस है हमारा, हरीश टोल्ड मी, हरीश ने मुझे बताया था मॉर्निंग में कि गौरव नेक्स्ट डे जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। अगर देखो आप, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पेपर में नहीं पूछे जाते, लेकिन वहाँ से एरर आते हैं, तो इसलिए आपको एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जब आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच वो पास्ट में है तो आपको पता है कि जो वर्ब आएगी वो भी पास्ट में आएगी, तो विल नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरा, वुड हो जाएगा। और बेसिकली देखो नॉर्मल टेंस में तो नेक्स्ट डे को हम टुमारो बोलते हैं, लेकिन जब हम उसे इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं, तो इनडायरेक्ट में हम टुमारो को क्या बोल देते हैं, नेक्स्ट डे बोलते हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये इनडायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट टेंस में जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो ये भी तो हमारा पास्ट में आएगी वर्ब, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो अगर आपने अभी तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको नहीं आते हैं, DID डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डांस इंडिया डांस, अगर आपको नहीं आता है तो सीख लो, ठीक है, यूट्यूब पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ही टोल्ड मी डैट ही गोज टू द मार्केट टू बाय अ लैपटॉप। तो देखो यहाँ भी सेम एरर दे रखा था, जैसे कि देखो ही टोल्ड मी डैट, उसने मुझे बताया कि वो कहाँ जाएगा, मार्केट जाएगा लैपटॉप लेने के लिए। तो देखो मतलब गया गया था। तो एक बार बताओ, जब मेरा ये इनडायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट टेंस में, और ये रिपोर्टिंग स्पीच मेरी पास्ट में है, तो मेरा ये भी तो पास्ट में बनेगा, तो गोज ना के यहाँ क्या आएगा, बेंट आएगा, ये बात पता होनी चाहिए।
जया सेड दैट शी विल बिकम टॉपर इन हर क्लास। अब ये तो आपको पता, जया सेड दैट, जया ने कहा कि, ठीक है, तो ये हमारी इनडायरेक्ट स्पीच है। और जब इनडायरेक्ट स्पीच है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमारी पास्ट मतलब विल तो यूज नहीं होगा, ठीक है, सेड के साथ। तो पास्ट मतलब वर्ब की पास्ट फॉर्म यूज होगी, तो बिल ना आके यहाँ पे क्या आएगा, वुड आएगा। तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। डायरेक्ट सवाल नहीं आते कि इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दो या इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कर दो, जैसे CHSL और CGL में आते हैं, इस तरह से नहीं आते, लेकिन हाँ वहाँ से एरर आते हैं। और एक बार बताऊँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आसान होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना आसान होता है, लेकिन एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एरर निकालना मुश्किल होता है। तो कहने का मतलब MTS में इंग्लिश थोड़ी अच्छी पूछी जाती है। उसके बाद प्रेजेंट और पास्ट में थोड़ा सा मतलब डिफरेंस करना आना चाहिए आपको। जैसे देखो, मैनी ग्रेट पीपल वॉर्न इन दैट स्मॉल विलेज। मैनी ग्रेट पीपल, क्या पूछा बेसिकली इसमें, मैनी ग्रेट पीपल वॉर्न, ओके, यहाँ पर ये बॉर्न हटाओ, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। मैनी ग्रेट पीपल इन द स्मॉल विलेज, बहुत मतलब जो ग्रेट पीपल है वो इस गांव में जन्मे थे। अब ये बताओ, मैनी मैनी आ गया, मैनी ग्रेट पीपल आ गया, तो वॉज तो नहीं आएगा। मैंने क्या बताया है, मैनी ग्रेट पीपल आएगा। देखो पीपल मेरा प्लूरल नाउन है, ठीक है, पीपल का प्लूरल भी पीपल ही रहता है, तो पहली बात नाउन प्लूरल है, लेकिन मेरी वॉज नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। और एज मेरा क्यों नहीं आएगा, एज मेरा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, तो मेरा क्या आएगा, वर आएगा, वर वॉर्न इन दैट स्मॉल विलेज। तो आपको थोड़ा सा पास्ट और प्रेजेंट में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, ऐसा चाहिए कोई इतना मतलब इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल नहीं है, बस आपको समझ होना चाहिए। अच्छा, आर्टिकल का आपको पता होना चाहिए कि ए का यूज कहाँ होता है, एन का यूज कहाँ होता है। कॉन्स्टेंट साउंड से पहले ए का यूज होता है, जैसे यूनिवर्सिटी होता है यूजेस हुआ, लेकिन ए आता है इसके पीछे। वैसे ही बॉबल साउंड से पहले आपका एन का यूज होता है, जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होता है शुरू एस से, लेकिन हम पढ़ते हैं से ऑनेस्ट, ओ साउंड करता है शुरुआत में, तो यहाँ पर एन आता है। ऐसे ही अब यहाँ पर जैसे सवाल कई बने, मैंने 2 लिखे हैं। जैसे देखो, AI फिक्शन, ये सब ये 2023 का सवाल है, ये भी 2023 का है, और भी सवाल है लेकिन और नहीं लिखे हैं। AI फिक्शन इज अ कॉन्स्टेंटली वर्किंग इवॉल्विंग जॉनर दैट गिव्स अस एन पीक। अभी बताओ पीक, ये तो इसमें तो कुछ साउंड का भी लफड़ा नहीं है। पीक, पीक, पीक क्या है, पीक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले क्या आएगा, ए आता है, बहुत सिंपल एरर है। और देखो, अ लॉट ऑफ अडल्ट्रेंट्स आर केमिकल्स दैट कैन लीड टू एन रेंज। अब आर, रेंज से पहले आर, आर क्या है, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले ए आता है, तो कुछ था इनमें बहुत। और देखो, आज का वीडियो का लास्ट रूल बट नॉट द लीस्ट, अमंग वर्सेस बिटवीन। देखो अमंग का जो यूज होता है वो मोर देन 2 के लिए यूज होता है। जो अमंग का हम यूज करते हैं वो 2 लोगों से ज़्यादा के लिए किया जाता है, और बिटवीन का यूज 2 लोगों से, 2 लोगों के बीच में किया जाता है। अब यहाँ से आपको सवाल में देखो, सब ये दोनों सवाल सेम शिफ्ट के हैं MTS 2023 के। अब लगाओ, एक ही रूल पे 2 सवाल दे दिए उन्होंने। दे हैड 2 बेडरूम्स, अमंग देम 1 फॉर द गर्ल्स एंड 1 फॉर द बॉयज। कि उनके पास 2 बेडरूम्स हैं, एक लड़कों के लिए एक लड़कियों के लिए। अब जब 2 के बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हम अमंग नहीं लगाएंगे, अमंग तो मोर देन 2 के लिए आता है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था हमारा, अमंग नहीं आएगा, क्या आएगा, बिटवीन आएगा। ऐसे ही देखो, जैक बीइंग द बाइजर एंड बोल्डर अमंग द 2 ऑफ अस। हम दोनों में से जैक क्या है, बोल्डर है और बाइजर है, तो अब हम दोनों में से, तो इसलिए यहाँ पे अमंग नहीं आएगा। अमंग दे रखा था पेपर में, पूछा था किस वाली पार्ट में एरर है, पार्ट में जो एरर था वो इस तरह से था, एक ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह से आपके पार्ट में एरर था, तो हमारा इस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, अमंग ना के क्या आ जाएगा, हमारा बिटवीन आ जाएगा। और देखो एक चीज़, बात मतलब रूल्स तो हमारे ख़त्म हो गए। अभी आपको अगर टेंस नहीं आते हैं, जैसे मैंने आपको बोला है कि अगर आपको टेंस में अभी थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो भाई आपको टेंस पढ़ लो। इनडायरेक्ट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनमें कौन सी क्या यूज होता है, क्या यूज नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, अगर आपको इसमें थोड़ी बहुत भी दिक्कत है पढ़ लो। एक्टिव पैसिव वॉइस अगर आपको नहीं आते हैं तो किसी की एक वीडियो देख लो यूट्यूब पे, 1-2 घंटे की, जिसने करा रखा हो, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लो। क्योंकि डायरेक्ट ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो डायरेक्ट नहीं आते हैं, बट पेपर में सवाल यहाँ से बनता है, ठीक है। और उसके बाद देखो, किसी भी टीचर से कर सकते हो या रानी मैम से कर सकते हो, हमेशा रानी मैम का ही सजेशन देता हूँ, ठीक है। जैसे देखो बहुत सारे सवाल बनते हैं यहाँ पर, जैसे वी आर लिविंग हर सिंस द समर ऑफ लास्ट ईयर। अगर आप इस सेंटेंस का मतलब फ्रेमवर्क देखो तो आपको पता है कि
वी आर लिविंग हेयर, मतलब लास्ट समर से हम यहाँ रह रहे हैं और अभी हम रहेंगे, मतलब जो पहले से रह रहे हैं और अभी रह रहे हैं, कोई काम पहले से चल रहा है और अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको पता है कि वो किस में बनता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो वो आपका आर नहीं आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा, हैव बीन आएगा। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश हैज बीन लर्निंग तमिल 2 मंथ। अब आपको पता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए क्या आता है, 4 आता है। ड्यूरेशन टाइम के लिए क्या आता है, 4 आता है, कि वो 2 मंथ से क्या सीख रहा है, तमिल सीख रहा है, मतलब 2 मंथ से तमिल सीख रहा है अभी, और वो प्रोसेस कंटिन्यू है, ठीक है। जैसे डिड हर फ्रेंड वेंट टू स्कूल यस्टरडे, तो देखो जब डिड आ गई, और मैंने बता दिया जब डिड आ जाता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जब अगर आपको इनमें कोई थोड़ा भी दिक्कत लग रहा है तो एक बार टेंस पढ़ लेना, और मैं आपको सजेशन दूंगा कि रानी मैम से पढ़ लेना। और देखो ये जो तुमने रूल किए हैं ना, अगर आपको थोड़ी बहुत बेसिक आइडिया था तो ये रूल्स मोर देन इनफ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हैं जो MTS 2022 और 2023 में जो क्वेश्चन बने हैं वो इन्हीं रूल्स पे बने हैं। एक आध अलग से रूल्स कोई रह गया होगा वो मैं कह नहीं सकता, बट जो आपके 90% प्लस का सवाल जो बने हैं इन्हीं रूल से बने हैं। कुछ एक दो रूल्स ऐसे हैं जिनसे कोई एक सवाल बना और मुझे ऐसा लगा कि यार इनसे सवाल नहीं बनेगा आगे, तो वो नहीं कराया, नहीं तो मैंने मोस्टली सारे रूल्स करा दिए हैं, ठीक है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आपने अगर ये लेक्चर यहाँ तक देखा है तो इस लेक्चर का फीडबैक जरूर देके जाना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसा लगा, पढ़ने के बाद समझ में आया नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अपना फीडबैक भाई जरूर शेयर करना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मुझे भी पता चलेगा कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ और कहाँ पे मैं सही कर रहा हूँ।